कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि 9:15 में क्लास होगी, लेकिन प्यारे बच्चों हमारा क्लास शेड्यूल नहीं हो पाया था, इसलिए मैंने इसे 15 मिनट और बढ़ा दिया। फिर मैंने आपसे वादा किया कि मैं 9:30 में आऊंगा बच्चों, तो लगभग मैं टाइम पर ही लाइव आया हूं। चलिए हम लोग देखते हैं, क्योंकि हमने इससे पहले मैथ के अस्पताल में बच्चों लगभग हम लोगों ने 9 चैप्टर को कवर किया था, और 6 चैप्टर ऐसे थे जिसको हम लोगों ने कवर नहीं किया था। आज की क्लास में बच्चों हम लोग उन सभी 6 चैप्टर को कवर करने वाले हैं। तो जल्दी से आप सभी लोग लाइव आ जाइए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। सबको बता दिए सर कि हॉस्पिटल संजय सर का खुल चुका है एक बार फिर से, जो कि पहले बच्चों बीच में बंद हो चुका था। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों मैथ, और मैथ में से ऑब्जेक्टिव सवाल को। आपको पता है कि हमारा मैथमेटिक्स बच्चों 16 फरवरी को है। 16 फरवरी को हमारा मैथमेटिक्स का पेपर है। 16 फरवरी को जब हमारा मैथ का पेपर है, तो ऐसे में पहले बच्चों आज हमारा 9 तारीख है ना। मात्र हमारे पास 7 दिन बचा है। 7 दिन भी नहीं बच्चों, 6 दिन बचा है। अपने बच्चों हम लोग जब बहुत छोटे थे, तो हम लोग 8 क्लास में थे, 9th क्लास में थे, तब हम सोचते थे कि भैया हम 10th क्लास में कब जाएंगे। और 10th क्लास में जाकर के बच्चों फोड़ना है। प्यारे बच्चों हमारे पड़ोसी को, जो ना वो सामने वाले अंकल है ना, उसको इस बात का घमंड है कि उसकी बेटे ने 460 नंबर लाया था। वो जो हमारी पड़ोसी वाली आंटी है ना, उसके जो बेटे ने नंबर लाया ना, उसकी जो बेटी ने लाया, उसको बहुत घमंड है, उसको हमें तोड़ देना है। तो प्यारे बच्चों आपके पास मौका है, आपके सामने समय है, आपके सामने बच्चों 6 से 7 दिन है, जहां पर आप अपने आप को झोंक सकते हैं, पूरे अपने आप को तराश करके बच्चों वो गांव में अपनी इज्जत बना सकते हैं। हर बच्चा का सपना होता है कि हम 10th में इतने नंबर लेकर आएंगे कि मेरे स्कूल के हर लड़के, हर लड़कियां मेरे बारे में ही सोचेंगे कि बंदा कितना गजब का था, पूरे स्कूल में टॉप कर गया। हर बच्चा बच्चों उस मेहनत में लगा हुआ है। टॉपर तो हर कोई बनना चाहता है, पर टॉपर वही बन सकता है बच्चों जो एकदम सही लिमिट बच्चों है ना, सही दिशा में मेहनत करता है, वही टॉपर बन सकता है। विद्यार्थी जी ध्यान देते हैं, आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10 और 12 और 13। तो बच्चों टोटल हम लोग आज देखने वाले हैं टोटल 6 चैप्टर को, ठीक है ना। तो पहले बच्चों 20 अंक लगभग, अगर हम कम से कम बात करें तो सिर्फ इस क्लास से आपके एग्जाम में 20 नंबर आने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं आप लोगों से कहूंगा बच्चों, अब वो समय चला गया जहां पर आप सिर्फ अपने ही बारे में सोचते थे। अब आपको सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है। आप मुझे बताइए कि आपने ईमानदारी से, अपनी संस्था जिसमें आप डेली पढ़ते हैं, जिसमें अपना जोश जुनून भरते हैं, अपनी संस्था दिशा ऑनलाइन क्लासेस के बारे में, दिशा ऑनलाइन क्लासेस के बारे में, अपनी ऑनलाइन कोचिंग के बारे में कितने बच्चों को आपने बताई है ना। आपने बच्चों दिशा ऑनलाइन क्लासेस के बारे में कितने बच्चों को अभी तक बताया है? ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में लिखना। गुरुजी ये बात आप आज क्यों पूछ रहे हो, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है बच्चों कि अपना परिवार अब 10 लाख का अपना परिवार होने वाला है। 10 लाख का होने वाला है। मात्र बच्चों लगभग मात्र 70,000 बच्चे कम हैं। तो आप लोग मुझे बताइए, है ना, आप लोग मुझे बताइए कि आपने अपनी ईमानदारी से बताइए अभी तक में कितने बच्चों को दिशा ऑनलाइन क्लासेस के ऑनलाइन कोचिंग के बारे में बताया है? यस सर। तो प्यारे बच्चों अगर आपने बताया भी है तो बहुत बहुत बधाई। एक बार बच्चों आप सभी का दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने बिहार के 10 बच्चे को, 5 बच्चे को, 100 बच्चे को दिशा ऑनलाइन क्लासेस के बारे में बताया। एक बार प्यारे बच्चों इतना आप लोगों ने पहुंचाया है, तो एक बार आप सभी लोग एक बार ये और प्रण लीजिए कि अभी जो समय आ रहा है, आप अपने तरफ से 5 लोगों को और ऐड करेंगे। कितने लोगों को बताइए, है ना। आपको बच्चों 5 दोस्तों को और बताना है, 5 दोस्तों को और बताना है कि दिशा ऑनलाइन क्लासेस के बारे में वो जाने, और YouTube पर आकर के दिशा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करें, ताकि बच्चों अपना एग्जाम ना, हम लोग का एग्जाम से पहले, एग्जाम खत्म होने से पहले, यानी बच्चों 21 फरवरी से पहले अपना परिवार 10 लाख का हो जाए। क्या आप ऐसा करेंगे? अपने गुरु के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने प्यारे बच्चों संस्था के लिए, क्या आप ऐसा करने वाले हैं? एक बार मुझे यस लिखकर भेजें, हाँ भैया हम लोग ऐसा करने वाले हैं। यस यस, ठीक है ना। और चलिए बच्चों इसकी शुरुआत हम आज से ही करते हैं। आज से ही क्यों ना हम इस चीज को करते हैं, और आज से ही प्यारे बच्चों इस वीडियो को हम लोग शेयर करते हैं, ठीक है ना। तो जैसे ही क्लास में जुड़ेंगे, आप सभी लोग ईमानदारी से क्लास को, जितने भी आपके पास साधन है, मैं ये नहीं कहता हूं कि अकेला आप पूरे बिहार में शेयर कर दो, मैं बस ये कहता हूं आपके पास जितने भी सोर्सेस हैं, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो बच्चों टेलीग्राम हो, चाहे आपका स्टोरी हो, जहां पर भी इस क्लास को लगाना है, जल्दी जल्दी से आप लोग इस क्लास को लगा दीजिए, बहुत तेजी में, फटाफट से। और मैं आप लोगों से 2 क्वेश्चन पूछूंगा। क्या आपने इसके पहले जो मैथ का अस्पताल हुआ था, मैथ का अस्पताल, इसके पहले क्या आपने उस वीडियो को देखा है? मैथ का अस्पताल बच्चों 2 वीडियो हुआ है, पार्ट 1 हम लोग कह सकते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2
2 वीडियो मैथ के अस्पताल का हो चुका है। और तीसरी बात बच्चों, क्या आपने मैथ का नोट्स लिया है? मैथ का नोट्स, सर मैथ का नोट्स हमें कहां मिलेगा और कैसे मिलेगा? मैथ का नोट्स बच्चों आपको मिलेगा हमारे ऐप पर, जिसको डाउनलोड करेंगे, जिसका नाम है दिशा ऑनलाइन क्लासेस ऐप। क्या नाम है? दिशा ऑनलाइन क्लासेस ऐप। ये बच्चों इंडिया के टॉप 100 में से, हमेशा ये एप्लीकेशन इंडिया के टॉप 100 में रहता है। इंडिया के बच्चों, बिहार की बात नहीं कर रहे हैं, इंडिया के टॉप 100 में दिशा ऑनलाइन क्लासेस ऐप का नाम है बच्चों। 1 महीने से लगभग ये आप लोगों ने कर दिखाया है। ऐप को आप जैसे ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, आपके पास प्यारे बच्चों ऐसा एक आएगा एप्लीकेशन, ध्यान दीजिएगा, आपके पास एप्लीकेशन ऐसा आएगा और वहां से फ्री में यहां पर आएगा आपके पास एप्लीकेशन कुछ ऐसा होगा। और एप्लीकेशन के बाद बच्चों आप लोग जाएंगे फ्री वाले नोट सेक्शन में। फ्री वाले नोट सेक्शन में जाएंगे तो लगभग बच्चों हमारे पेड नोट्स के 40% नोट आपको फ्री में मिलेंगे। 40% नोट्स यहां जाके डाउनलोड करेंगे फ्री नोट्स में। और अगर आपको पेड खरीदना है तो बहुत ही कम फीस में यहां पर पेड में मिल जाएगा। तो क्या आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे? यस और नो? हाँ सर। अंतिम दिनों में नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप सभी लोग जरूर डाउनलोड कीजिएगा दिशा ऑनलाइन क्लासेस ऐप को और वहां से अपनी तैयारी कीजिएगा। बच्चों आज के लाइव क्लास में हम रखते हैं कि लाइव क्लास में मिनिमम 7000 बच्चे जुड़ेंगे। मैं देख रहा हूं कि 4000 बच्चे जुड़े हैं। तो मैं आप लोगों को कहूंगा कि क्लास को शेयर जरूर कीजिए ताकि सभी बच्चे जुड़ सकें, ठीक है ना? फटाफट से बच्चों, सभी बच्चे जो सो रहे हैं सबको जगा दीजिए। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बच्चों स्टार्ट करने से पहले बच्चों हम लोग गणेश जी का आशीर्वाद लेते हैं। गणेश जी का आशीर्वाद, श्री गणेशाय नमः। जीवन में बच्चों सब कुछ मंगलमय हो। आज का मोटिवेशन सुनते हैं कि जब वक्त और हालात खराब हो तो सब कुछ सुनना पड़ता है। अभी आपके बच्चों वक्त और हालात खराब हैं, अभी आपको पड़ोसी भी धमका देगा, अरे देखते हैं फलना का बेटा ऑनलाइन पढ़ के कितना नंबर लाता है। क्या ये सुनने को मिलता है? बोलो हाँ या ना, यस और नो। हाँ भैया सुनने को मिलता है। अभी आपको सुनने को मिलता होगा कि ये ऑनलाइन पढ़ के कितना नंबर ला सकता है। मुझे भी लोग कहते थे उस समय जब मैंने बच्चों स्टार्ट किया था यूट्यूब पर पढ़ाना, कहते थे मास्टर पागल हो गया। क्या होता था? कहते थे कि मास्टर क्या हो गया है? मास्टर पागल हो गया है, यूट्यूब पर वीडियो डालता है। कहां डालता है? यूट्यूब पर वीडियो डालता है, मास्टर पागल हो गया है, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। प्यारे बच्चों हुआ या नहीं हुआ? बताओ, हुआ या नहीं? यस सर हुआ। तो बच्चों लोग कहते थे मास्टर पागल हो गया है, आज इस मास्टर को विद्यार्थी जी आप कह सकते हैं कि 1 मिलियन लोग इसको सब्सक्राइब करते हैं। जानने वाले लोगों की संख्या बिहार में 50 लाख मिनिमम है। बच्चों लगभग करोड़ों में लोग हमको जानते हैं, करोड़ों लोग हमें जानते हैं। क्योंकि बच्चों जब सब्सक्राइब, देखो कम से कम बच्चों हर लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर 10 लाख हमारा सब्सक्राइब ही है तो समझो बच्चों 10 लोग और गुना करके लगभग 1 करोड़ लोग हमें जानते हैं। ये बच्चों चीज है। तो जब आपके हालात खराब होते हैं, जब वक्त खराब होता है तो बच्चों बहुत कुछ सुनना पड़ता है। सुन लीजिए, आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 से। मामला चैप्टर 3 से शुरू होता है। चैप्टर 3 का नाम क्या है विद्यार्थी जी? लिखा है दो चर वाले रैखिक समीकरण। लिखिएगा समीकरण, 2 चर वाले रैखिक समीकरण लिखिएगा, रैखिक समीकरण लिखिएगा। कहते हैं विद्यार्थी जी 2 चर वाले रैखिक समीकरण हमारे चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर में आपने सबसे ज्यादा जो टॉपिक आता है, यहां से आपके एग्जाम में कितने ऑब्जेक्टिव आएंगे तो अप्रोक्स बच्चों कह सकते हो यहां से 5 से 6 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। बच्चों 5 से 6 ऑब्जेक्टिव सिर्फ इस चैप्टर से आते हैं। इसे मैंने आपको बताया था कि बच्चों जब हमारा तुलना करते हैं A1 by A2 बराबर नहीं होता है B1 by B2, तो ऐसी स्थिति में क्या क्या हो सकता है? पहला, हमारा समीकरण संगत होता है। दूसरी बात बच्चों, हमारा एक हल होता है, एक हल। तीसरी बात बच्चों, हमारा ग्राफ कैसा होता है? ग्राफ हमारा प्रतिच्छेदी होता है। और बच्चों हम लोग कह सकते हैं कि और हमारा समीकरण जो है ये अविरोधी कहलाता है, अविरोधी समीकरण कहलाता है। बोलो हाँ या ना, यस और नो। यस भैया। अगला क्वेश्चन आता है A1 by A2 बराबर अगर बच्चों B1 by B2 हो गया लेकिन C1 by C2 बराबर नहीं है, ऐसी स्थिति में क्या होता है? ऐसी में सबसे पहले आपने पढ़ा होगा भैया असंगत होता है, इसके कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं होते हैं। इसका ग्राफ बच्चों समांतर होता है, जब ग्राफ समांतर होता है तो हम ऐसे समीकरण को विरोधी कहते हैं, हम इसे विरोधी कहते हैं। सवाल नंबर तीसरा आता है विद्यार्थी जी A1 by A2 बराबर हमारा है B1 by B2 और बराबर अगर हमारा C1 by C2 आ जाए तो ऐसी स्थिति में बच्चों बताओ संगत होगा या असंगत होगा? देखो संगत होगा या असंगत होगा? कहते हैं गुरुजी ऐसी स्थिति में हमारा संगत ही होगा। और बच्चों हमारा बताओ यहाँ प्रतिच्छेदी है, यहाँ कोई हल ना, सॉरी यहाँ एक हल है, यहाँ कोई हल नहीं, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर होता है अनेक हल। यहाँ विद्यार्थी जी अनेक हल होगा। और कहते हैं ग्राफ कैसा होगा? ग्राफ संपाती होगा। और ऐसे समीकरण को हम आश्रित समीकरण कहते हैं, आश्रित। तो प्यारे बच्चों अब आप समझ गए होंगे। बस ये तीनों जो हमारे पास नियम है, इसी नियम पर बच्चों हमारे लगभग क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है ना? लगभग क्वेश्चन जो है यहीं से बन जाते हैं। क्या आपको ये कॉन्सेप्ट
क्या आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट, पहला, दूसरा और तीसरा, क्या आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट आता है? एक बार मुझे यस और नो बताएं कि सर मुझे ये तीनों कॉन्सेप्ट आता है भैया। यस यस यस, हमें तीनों कॉन्सेप्ट आता है, वो भी अच्छे तरीके से। आप किसी भी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछो, मैं बता सकता हूं। यस। इसके बाद प्यारे बच्चों इस चैप्टर में हमने पढ़ा था हल करने के लिए विलोपन विधि। विलोपन विधि पढ़ा था हमने बच्चों। विलोपन के बाद क्या आता है? प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन विधि। उसके बाद विद्यार्थी जी हमने वज्रगुणन विधि पढ़ा था, और फिर हमने पढ़ा था इसमें हमारा आलेख विधि। तो बच्चों आलेख विधि के लिए हम अलग से क्लास लेकर आ रहे हैं, इस विधि को आपको पढ़ाएं, क्योंकि बच्चों ग्राफ कितने नंबर का आता है? ग्राफ 5 नंबर का आता है, इसलिए हम लोग कल किसी टाइम बच्चों ग्राफ को कल या परसों हम पढ़ा देंगे। आइए पहला सवाल देखते हैं। फर्स्ट सवाल, पहला क्वेश्चन लिखा गया है, ध्यान से देखिएगा। सवाल पूछा गया है, कोशिश कीजिएगा हर सवाल आपसे बने, हर सवाल आपके सामने घुटने टेके, हर सवाल आपके सामने घुटने टेके, ऐसा तुम्हारा दिमाग होना चाहिए। क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों, एक समीकरण दिया है और एक समीकरण यहां दिया गया, पूछा गया है का क्या हल होगा। बच्चों हम इसको टेस्ट करेंगे, यहां से लेंगे a1/a2 यानी 1/3 बराबर यहां लेंगे 2 और यहां 12 लिखा है, 2/12। बच्चों ये होता है 1/3, इसे घटाते तो 1/6 आता है। ये दोनों बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं होता है, जब a1/a2 बराबर नहीं हो तो होता है एक हल। अगर आपका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, एक हल, तो समझो मैथमेटिक्स आपका बहुत अच्छा है। मैथमेटिक्स में आप बच्चों कुछ अच्छा कर सकते हो। आपके अंदर वो जोश, वो जुनून, वो जज्बा मुझे दिख रहा है। सवाल नंबर दूसरा आपके सामने आ रहा है कि बच्चों यदि दो रैखिक समीकरणों के अनंत हल होते हैं, अनंत हल हो तो बच्चों आलेख कैसा होता है। आपको पता होना चाहिए विद्यार्थी जी कि जब भी अनंत हल की बात होती है, अनंत हल की बात जब भी होती है, तो अनंत हल होने पर, अनंत हल होने पर जो ग्राफ होता है, ग्राफ होता है वो बच्चों कुछ इस कदर होता है, कुछ इस कदर होता है, यानी एक के ऊपर में एक होता है। अर्थात हम अनंत हल होने पर संपाती कह सकते हैं, संपाती ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर तीसरा आता है, विद्यार्थी जी बताइए इसके कितने हल होंगे। इसके पूछा गया समीकरण के बताना है कितने हल होंगे। आप फटाफट कॉपी में कैलकुलेशन करोगे, आप कॉपी में कैलकुलेशन करोगे, आप बताओगे कितने हल होंगे। आप बोलोगे सर ध्यान देता है, सबसे पहले a1/a2 यानी 2/4, कट के आंसर है 1/2। फिर बच्चों b1/b2 3/6, कट के आंसर 1/2। फिर c1/c2 5/15, 5/15, कट के 1/3। आप देख सकते हैं कि दो बराबर है, एक बराबर नहीं है। अब बताओ बच्चों कि जब ऐसा हो, जब ऐसा हो कि हमारा दो बराबर है, दो क्या है? बराबर है, यानी a1/a2 बराबर है b1/b2 और बराबर नहीं है c1/c2, भैया कोई हल नहीं होगा। पहली बात है, पहली बात बच्चों अद्वितीय हल नहीं हो सकता, इसका कोई हल नहीं होता है। मैंने बताया ऐसे कंडीशन में इसका कोई हल नहीं होता है। जब a1/a2 बराबर हो b1/b2 और बराबर नहीं हो c1/c2, कोई हल नहीं होता है। सवाल नंबर चौथा आपके सामने आया है बच्चों। सवाल नंबर चौथा है समीकरण के हल बताइए। मैं ऐसे समीकरण को कैसे हल करता हूं, पहले आप लोग बताओ। आप लोग बताओ मेरे बच्चे कि इसमें k का मान, सॉरी, इसके हल क्या होंगे। अगर मैं इसको ऑप्शन से बनाऊं, अगर मैं यहां 2 लेता हूं, यहां पर x का मान 2, तो 5 गुना 2 प्लस में 2 गुना, यहां पर 3 लेता हूं 3, तो बच्चों 5 दूना 10 और प्लस में 3 दूना 6 बराबर 16। सही हो गया, पहला समीकरण सही हो गया। फिर मैं देखता हूं इसी मान को, अगर मैं 7x का मान 2 लेता हूं ये वाला, तो 2 और माइनस में 4 गुणा y का मान 3, 7 दूनी 14 में से गया 12, तो 2। बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट। 4 का ऑप्शन नंबर ए ही सही बैठेगा, ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर अगला आता है पांचवा सवाल है बच्चों की समीकरण निकाय दिया गया है, इसके बच्चों कैसे हल होंगे, इसके आलेख कैसे होंगे, आपको बताना है इसके आलेख कैसे होंगे। फटाफट से आप सभी लोग सॉल्व कीजिए इसके आलेख कैसे होंगे। विद्यार्थी जी यहाँ पर a1 है, यहाँ पर a2 है, यानी हम कह सकते हैं बच्चों ये 6 है। ध्यान देते हैं ना, हम लोग कह सकते हैं आसानी से ये 6 है यहाँ पर, और सॉरी यहाँ पर 6 है, यहाँ 3 है, तो कट के 2 आ गया। b1/b2 अगर हम लोग निकालना चाहिए b1/b2, तो बच्चों -2 और बटा -1, ये भी कट के 2 आ गया। c1/c2 की बात करते हैं 9/12, कट के आंसर तो ना 3/4 आ गया। तो हमारे पास दो बराबर हैं पर तीसरे बराबर नहीं है। तो बच्चों हम कहेंगे कि जब दो बराबर है, दो बराबर है, a1/a2 बराबर है b1/b2, लेकिन तीसरा बराबर नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ऐसी कंडीशन को ही हम कहते हैं मेरे बच्चे, ऐसे कहते हैं हम लोग, क्या ये होगा समांतर। तो ऑप्शन नंबर बी समांतर, ठीक है ना। तो आप लोगों ने टोटली 5 सवाल लगाए। आप मुझे ईमानदारी से बताना कि 5 सवाल में से मेरे बच्चों ने, 5 सवाल में से मेरे प्यारे दुलारे बच्चों ने 5 सवाल में से कितना सवाल सही किया। 5 में से बताओ, ठीक है ना, क्योंकि पांचों के कॉन्सेप्ट एक ही जैसे थे। दिलीप कुमार जी, सोनू कुमार जी, जेई वाला, प्रिंस कुमार हैं, फहजान कुमार हैं, श्वेता हैं, सोनू हैं, सुनील कुमार हैं, अनुपम कुमारी हैं, अनुपमा कुमारी हैं, प्रकाश कुमार हैं, मम्मी ऑफिशियल हैं, A to Z बॉय हैं,
बताओ जल्दी से। गुरुजी 5/5 इसे कहते हैं, यहीं से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। 5/5 विद्यार्थी जी, मैं एक बार फिर से कहता हूं कि आपको अपने दिशा ऑनलाइन संस्था को बच्चों बहुत दोस्तों तक पहुंचाना है। तो आपने अगर अभी तक शेयर नहीं किया है तो एक बार शेयर सब लोग कर दीजिए। और क्लास को 5000 बच्चे लाइव हैं तो लाइक की संख्या भी 5000 होनी चाहिए। सवाल नंबर 6 आपके सामने है, ध्यान दीजिएगा सवाल पर। सवाल नंबर कहता है कि बच्चों के किस मान के लिए समीकरण दिया गया है कि संपाती रेखाएं प्रतिच्छेदी है ना, संपाती रेखाएं प्रदर्शित हैं। संपाती रेखाएं प्रदर्शित हैं। संपाती में क्या होता है? संपाती में होता है a1/a2, a1/a2 होता है, यानी 3/6 बराबर होता है b1/b2 -1/-k। विद्यार्थी जी आप कहेंगे देखो माइनस माइनस कट गया, ये कटा है बच्चों 2 बार में, 2 गुणा 1, तो k की वैल्यू 2। अगर आपकी वैल्यू k इज इक्वल टू 2 आया है, k बराबर 2 तो परफेक्ट है। k बराबर 2 ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। k का मान 2 आ जाएगा। सवाल नंबर अगला आता है 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो चर में दो एक घातीय समीकरण के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी, ग्राफ अगर प्रतिच्छेदी होते हैं तो कितने हल होंगे? ग्राफ अगर प्रतिच्छेदी होता है तो कितने हल होंगे आप बताइए। आप बोलोगे सर देखो हमने पढ़ा है कि अगर हमारा ग्राफ कभी प्रतिच्छेदी हो रहा है, ग्राफ अगर प्रतिच्छेदी होता है विद्यार्थी जी, ग्राफ प्रतिच्छेदी होता है तो इसके केवल और केवल एक हल होते हैं, केवल और केवल एक हल होते हैं ग्राफ प्रतिच्छेदी होने पर। सवाल नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन लिखा गया है बच्चों, ध्यान से देखना कि बच्चों यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है तो उसे निरूपित करने वाली रेखाएं होती हैं। असंगत अगर होता है तो निरूपित करने वाली रेखाएं कैसी होती हैं? आपको पता है कि बच्चों अगर असंगत होता है, असंगत कब होता है? जब हमारा ग्राफ इस प्रकार से होता है। जब ग्राफ बच्चों इस प्रकार से हमारा होगा, ये असंगत में, असंगत में हमारा क्या होता है? ऑप्शन ए समांतर होता है। यस यस यस, असंगत होने पर बच्चों ग्राफ हमारा हमेशा समांतर ही होता है। सवाल नंबर 9 आपके सामने है, बताइएगा विद्यार्थी जी। सवाल पूछा यदि समीकरण इतना 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 कोई हल नहीं है तो के का मान क्या होगा? अच्छा, कोई हल नहीं है तो k का मान क्या होगा? आपने पढ़ा होगा बच्चों, कोई हल नहीं होने पर होता है a1/a2 बराबर होता है b1/b2 बराबर नहीं होता है c1/c2। आप देखो k कहां पर है? k बच्चों a1b है ना, a है ना, a1b है ना, a2 है ना, सॉरी a1 b1 c1, a2 b2 c2। यहां पर बच्चों ये है ना, ये वाले फंक्शन में यानी कि c में है, तो हम लोग इस वाले फंक्शन से, इस वाले से समीकरण को हल करेंगे। b1 यहां लेते हैं -1, b2 लेते हैं -2, बराबर बच्चों नहीं होगा। c1 का हम मान लेते हैं 5 और बटे लेंगे k, ये कट गया बच्चों। k इज इक्वल टू 10 होगा। k इज नॉट इक्वल टू 10, इज नॉट इक्वल टू 10, इज नॉट इक्वल टू मत कह देना, नॉट इक्वल टू 10। ऑप्शन नंबर बच्चों सी होगा। नेक्स्ट सवाल आपके सामने आता है। सवाल लिखा गया बच्चों की समीकरण में लिखा गया है कि यदि बच्चों इसके अद्वितीय हल हैं, अद्वितीय हल हैं तो k का मान क्या होगा? एकदम ईमानदारी से कॉपी में फटाफट लिखते चलिए अगर अद्वितीय हल है तो k का मान क्या होगा? हम दिशा वाले हैं बच्चों। मैंने आप लोगों से पूछा था कि मुझे बायोलॉजी के फिगर चाहिए, आप लोगों ने इतने अच्छे अच्छे फिगर भेजे हैं, इतने अच्छे अच्छे फिगर भेजे हैं, मैं देखकर कसम से मैं दंग रह गया बच्चों। मैं सच कहता हूं, मैं फिगर देख करके दंग रह गया जो आप लोगों ने मुझे भेजे हैं। विद्यार्थी जी कहते हैं कि अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है यानी कि a1 बराबर a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2, यही कहता है अद्वितीय हल में। बच्चों a1 का मान यहां देखते हैं 1 है और a2 का मान यहां देखते हैं 3 है, बराबर नहीं होगा। b1 का मान -2 है और b2 का मान देखते हैं तो k है। विद्यार्थी जी k इज नॉट इक्वल टू -6 है ना, -6 ऑप्शन आप देख सकते हैं, -6 जो कि ऑप्शन नंबर बच्चों, ऑप्शन नंबर बी में है -6, ठीक है ना। अब आपके सामने 10 क्वेश्चन पूरे हो गए, 10 क्वेश्चन। अब आप बताना कि 10 क्वेश्चन अगर आपके सामने आए तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ने 10 में से कितना क्वेश्चन 100% सही बनाया? 10 में से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों। 16 फरवरी के दिन, 16 फरवरी के दिन क्या होना चाहिए? 16 फरवरी के दिन, 16 फरवरी के दिन, 16 फरवरी के दिन बच्चों तांडव होना चाहिए। 16 फरवरी के दिन क्या होना चाहिए गुरुजी? 16 फरवरी के दिन है ना, क्या होना चाहिए? तांडव, तांडव होना चाहिए बच्चों। लगना चाहिए कि DOC परिवार उतरा है क्लास में। मेरे बच्चों दिशा ऑनलाइन क्लासेस के बच्चे क्लास में आए हैं एग्जाम देने के लिए। सवाल नंबर 11 आता है, ध्यान दीजिएगा। पूछा गया सवाल कि बच्चों के है ना, के किस मान के लिए समीकरण निकाल दिया गया है? अनगिनत हल हैं, अनगिनत हल हैं। अब ये अनगिनत हल क्या होता है? अनगिनत हल होने पर कैसा कैसा क्या होता है सर? अनगिनत हल का मतलब है a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2, इसे कहते हैं अनगिनत हल। अब क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, यहां बच्चों a1 में हमारे पास 4 है और a2 में हमारे पास 2 है,
बराबर लिखते हैं, B1 में हमारे पास k है और B2 में हमारे पास देखते हैं -4 है। तो बच्चों -4, अब हम लोग यहां से दिखाते हैं, इसको काटते हैं 2 बार में बच्चों -8, तो लिखेंगे -8 बराबर k, या हम इसको सीधा k बराबर कह सकते हैं, k बराबर हम इसको -8 कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी, k बराबर -8, ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 12 आता है बच्चों, पूछा गया है इसके कितने हल होंगे। अगर आप चेक करते हैं इसके कितने हल होंगे, अच्छा कितने हल होंगे ये तो टेस्ट करने पर पता चलेगा कितने हल होंगे। बच्चों A1 का मान देखते हैं, A1 का मान 1 है, A2 -3, तो लिखेंगे A1 -3 हो गया। बच्चों फिर निकालेंगे B1, पहले निकालेंगे हम लोग A1 बाय A2, तो 1 बटे -3, फिर निकालेंगे B1 बाय B2, तो ना 2 बटा माइनस का 6, 2 बटा माइनस का 6 कटा के बच्चों ये भी 1 बटा -3 ही आएगा, कह सकते हो इसको। और फिर आता है C1 बाय C2 बराबर 5 बटा 1, 5 बटा 1 ये बराबर नहीं है। विद्यार्थी जी जब दो बराबर हो तीसरा बराबर नहीं हो, तो आप लोगों को मैंने पढ़ाया होगा कि जब A1 बाय A2 बराबर हो जाए B1 बाय B2 के, लेकिन C1 बाय C2 बराबर ना हो, तो ऐसी स्थिति में बच्चों कोई हल नहीं होता, इसका कोई हल नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी, इसके कोई हल नहीं होंगे। सवाल नंबर अगला आता है, सवाल को ध्यान से देखिएगा। सवाल पूछा है बच्चों, यदि इसके कोई हल नहीं है तो k का मान क्या होगा। कोई हल नहीं है तो k का मान क्या होगा, आपको पता है कि जब कोई हल नहीं होता है तो फॉर्मूला कहते हैं A1 बाय A2 बराबर होगा B1 बाय B2, लेकिन नहीं बराबर होगा C1 बाय C2। यही है बच्चों कोई हल नहीं होने का फॉर्मूला। कहते हैं बच्चों कोई हल नहीं होने पर यहां पर हमारा सबसे पहले आता है A1 का मान k है और बट्टे A2 का मान देखें 6 है, और बराबर B1 का मान -5 है, और है ना, और बच्चों B2 का मान क्या है, यहाँ पर 2 है। तो लिखेंगे बच्चों हमारे पास क्या होने वाला है, ये 3 बार में कटेगा, k बराबर 3 गुणा 5 -15, k का मान -15 होगा। k का मान क्या होगा विद्यार्थी जी, k का मान -15, जो कि ऑप्शन नंबर डी दिया है, k का मान -15 हो जाएगा। सवाल नंबर 14 देखते हैं। सवाल नंबर 14 आपके सामने है। सवाल लिखा गया है बच्चों, ये समीकरण है, ये समीकरण है, बताओ ये समीकरण कैसा है, ये समीकरण कैसा है ये आपको बताना है। पहले बच्चों ये समीकरण कैसा है ये हमें बताना है, तो हमें टेस्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या हमें निकालना पड़ेगा, A1 बाय A2, यानी A1 का मान 1 है, यहाँ बच्चों 2 है, तो हम लिखेंगे 1/2। फिर निकालना पड़ेगा B1 बाय B2, B1 बाय B2, तो B1 का मान देखो कितना है, B1 3 है, B2 -5 है, 3 -5 ये बराबर ही नहीं है। जब ये बराबर नहीं हो, जब बराबर नहीं हो A1 बाय A2 बराबर नहीं हो बच्चों B1 बाय B2, तो सेम कंडीशन को हम अविरोधी कहते हैं, हम इसे अविरोधी कहते हैं, अविरोधी। विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा, ये हमारा अविरोधी होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है, अविरोधी। सवाल नंबर अगला आता है, सवाल देखिएगा ध्यान से। सवाल पूछा गया बच्चों k के किस मान के लिए अद्वितीय हल होगा। अच्छा अद्वितीय हल होने पर k का मान क्या होगा, आपको पता होना चाहिए कि बच्चों अद्वितीय हल कैसे होता है। अद्वितीय हल का मतलब होता है कि A1 बाय A2 बराबर नहीं है B1 बाय B2, इसी को अद्वितीय हल कहते हैं। पहले बच्चों ध्यान देते हैं, अद्वितीय हल यही होता है। अच्छा A1 का मान बोला है k और A2 का मान बोला है 3, बराबर नहीं होगा। B1 का मान है 2 और B2 का मान है 1, बराबर लिखेंगे k इज नॉट इक्वल टू 6, k इज नॉट इक्वल टू 6। विद्यार्थी जी आंसर मिलाइए फटाफट से। मेरी स्पीड में अगर आपने क्वेश्चन बना लिया, मेरी स्पीड में अगर आप लोगों ने क्वेश्चन बना लिया, सोचो बच्चों बंटा धार हो जाएगा पेपर का, ठीक है ना, जल्दी बताओ, है ना। तो आप लोगों के 15 सवाल बन गए। 15 सवाल में से विद्यार्थी जी आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, 15 में से 15 में से कितने हुए बताइए। सर कंपटीशन की तैयारी करवाइए आप, नहीं बच्चों अभी 10th की होने दीजिए, बाद में कंपटीशन होगा। जल्दी फटाफट से 15 में से मैं सुनना चाहता हूं कितने बच्चों का कितना सही हुआ। चलिए सबसे पहला एक आंसर दिया है, सबसे पहला बच्चों एक बच्चे ने लिखकर भेजा जिसका नाम है श्रवणजीत कुमार गुप्ता, 15/15, बहुत बढ़िया श्रवणजीत, बहुत बहुत बढ़िया। उसके बाद में जय भीम RDX विकेश कुमार है, आनंद कुमार है, और राहुल कुमार है, बंटी कुमार है, आशा रंजन कुमार है, अंशु यादव है, पूजा कुमारी है, अभिषेक कुमार है। बहुत सुंदर, अति सुंदर, चलो भाई चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सवाल नंबर चलते हैं नेक्स्ट में, अगला सवाल आता है सवाल नंबर 16। सवाल नंबर 16 क्या कह रहा है, सवाल 16 कह रहा है यदि बच्चों यदि दो रैखिक समीकरणों के आलेख चित्र में यदि दोनों समांतर हैं तो बच्चों संख्याएं कितनी होंगी, हलों की संख्याएं। अगर हमारा ग्राफ बच्चों समांतर होता है तो कितने हल होंगे। ग्राफ अगर समांतर होता है, ग्राफ अगर समांतर होता है तो कितने हल होंगे। भैया देखो सिंपल सी बात है, अगर ग्राफ समांतर होता है, ग्राफ समांतर होता है तो कोई हल नहीं होता। ऑप्शन नंबर है ना, ऑप्शन नंबर ए शून्य, कोई हल नहीं होगा, शून्य। अगला सवाल आपके सामने आता है, ध्यान दीजिएगा, पूछा गया है अनगिनत हल होने पर कौन सा सही है। अनगिनत हल होने पर कौन सा सही है, देखकर बताओ।
सर अनगिनत हल तभी होता है जब a1/a2 बराबर होता है b1/b2 बराबर होता है c1/c2, सब बराबर होना चाहिए। मेरे बच्चों ध्यान से देखना, ये ऑप्शन नंबर डी सब बराबर है, ऑप्शन नंबर डी में सब बराबर है। डी को लॉक किया जाए, हाँ ब्रदर लॉक किया जाए डी को। सवाल नंबर अगला सवाल आता है, सवाल लिखा गया बच्चों की युगपत समीकरण दिया गया है का हल बताइए। इसके कितने हल होंगे, इसके कितने हल होंगे ये तो टेस्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले a1/a2 करना पड़ेगा। a1 यहाँ 2 है, a2 12, 2/12 लिखेंगे विद्यार्थी जी, 2 से कटाएंगे एक बार में, 2 से कटाएंगे 6 बार में। b1/b2 करने जा रहे हैं, b1/b2 करने जा रहे हैं 4/6, 2 से कटाते हैं 2 बार में, 2 से कटाते हैं 3 बार में। c1/c2 करने जा रहे हैं, ये तो दोनों बराबर ही नहीं है, तो बच्चों a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। आपको पता होना चाहिए कि जब a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 तो ऐसे कंडीशन में कितने हल होते हैं, तो विद्यार्थी जी ऐसे कंडीशन में होते हैं केवल एक हल, केवल एक हल होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है बच्चों, पूछा गया है अगर ये संपाती है, संपाती है तो के का मान क्या होगा। संपाती होने पर आपको पता होना चाहिए कि संपाती होने पर क्या होता है। संपाती होने पर होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। विद्यार्थी जी a1 का मान देखते हैं, a1 का मान देखते हैं, a1 का मान यहां देखो 1 है, a2 का मान देखते हैं 3 है, बराबर b1 का मान देखते हैं 2 है, b2 का मान देखते हैं k है। विद्यार्थी जी k बराबर 6 होगा। ध्यान दीजिएगा एक भी सवाल गलती नहीं हो सकता है कि बच्चों k बराबर 6 होगा। ऑप्शन नंबर डी जा रहा है, k बराबर 6 होगा। सवाल नंबर देखते हैं 20। सवाल नंबर 20 कह रहा है बहुत बढ़िया, अगर सब बराबर हैं, सब बराबर हैं, तीनों समीकरण बराबर हैं तो बताओ बच्चों हल कितना होगा। अगर सब बराबर हैं तो हल कितना होगा। सर पढ़ते पढ़ते तो हमारे दाढ़ी मूंछ पक गए ना कहते हैं अगर सब बराबर है, सब बराबर है तो इसके होते हैं अनगिनत हल। सब बराबर का मतलब होता है अनगिनत हल होते हैं। विद्यार्थी जी अब बताओ 20 सवाल आप लोगों ने लगा लिए, 20 सवाल में आपकी तैयारी मैं बता रहा हूं कि 20 सवाल में आपकी तैयारी आपने कितना सही किया, जल्दी बताओ। गुरुजी वहां सॉल्व कहां करेंगे, वहां सॉल्व करने के लिए बच्चों आपके पास होता है, आपके पास होता है रफ कार्य, है ना। बोर्ड परीक्षा में 16 फरवरी को बच्चा पूछ रहा है 16 फरवरी को कहां करेंगे। 16 फरवरी को लास्ट में बच्चों रफ कार्य लिखा होता है, रफ कार्य में छोटा छोटा लिखेंगे और यही सॉल्व करना होगा। बस एक पेज में ही, एक पेज में ही सब कुछ बनाना पड़ेगा। मेरे विद्यार्थी जी का आंसर है सबसे पहले ऑफिशियल अंजलि, है ना, क्या लिखा है एक बच्चे ने लिखकर भेजा है मुझे, नाम है विद्यार्थी जी MD अफरोज 20/20, अमन भी 20/20 एंड ऑफिशियल आयुष 1 मिलियन 20/20। आगे विद्यार्थी जी कहते हैं आदित्य जी आपका भी 19 नंबर 19 सही है, बहुत सुंदर, अति सुंदर। चलिए चलिए बहुत बढ़िया। अखिलेश राजा कह रहे हैं, प्रिंस प्रिंस कह रहे हैं, ब्यूटी कुमारी कह रही हैं, बहुत बढ़िया मेरी बच्ची, पढ़ते रहो अच्छे से, ठीक है आगे बढ़ जाए। यस सर, चलो वेरी गुड। शिवम कुमार भी 20/20 है, लक्ष्मी मेरी बच्ची 20/20, बहुत सुंदर। चलो जेई वाला, चलो बहुत बढ़िया, अति सुंदर। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 21 क्या कहता है। खत्म हो गया बच्चों, 20 ही सवाल के चैप्टर थे और 20/20 आप लोगों ने कर लिया। चलिए अगले चैप्टर में जाने से पहले मोटिवेट हो जाइए, बी मोटिवेट इन योर लाइफ। बच्चों आपको कुछ नहीं दिखना चाहिए, आपको बस दिखना चाहिए 15 फरवरी। क्या दिखना चाहिए कि गुरुजी 15 फरवरी को, 15 फरवरी को हमारा, 15 फरवरी को हमारा, समझो कि पहले बच्चों 15 फरवरी को ही सब कुछ होने वाला है। संडे मंडे ट्यूसडे कुछ मत देखो, सिर्फ 15 फरवरी देखो। कहते हैं जब सब सो रहे होंगे, देखो अभी सब सो रहे हैं, आसपास देखो सब लोग सो रहे हैं, जब सब सो रहे होंगे, है ना, जब जब सो रहे होंगे सब, तब भी तुझे जागकर पढ़ना ही, तब भी तुझे जागकर पढ़ना ही होगा। बड़ा सपना तूने देखा है ना, बड़ा सपना तूने देखा है ना, बताओ कितना का देखा है, कितने का सपना तूने देखा है, जल्दी बताओ। गुरुजी मैंने सपना देखा है ड्रीम 450+। क्या देखा है आपने, सपना देखा होगा ड्रीम 4, जल्दी बताओ कितना देखा है, ड्रीम 450+। तो कहते हैं कि जब सब सो रहे होंगे, जब सब सो रहे होंगे सब, जब सो रहे होंगे सब, तब भी तुझे जागकर पढ़ना ही, तब भी तुझे जागकर पढ़ना ही होगा। बड़ा सपना तूने देखा है, उसे पूरा पूरा करने के लिए तुझे दिन रात खुद से लड़ना ही होगा। बच्चों कई बार मन करता है सुबह सुबह जब पढ़ने उठते हैं ना, ऐसा लगता है ना जान निकल जाएगा गुरुजी, मन करता है और सो जाऊं, मन करता है और सो जाऊं। बस 11 दिन, बस 11 दिन मेरे लाल, बस 11 दिन, उसके बाद तुम सोना, उसके बाद आराम से सोना, कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं है, ठीक है। बस 11 दिन अपने आप को कहो बेटा 11 दिन बचा है, पढ़ लो पढ़ लो, 11 दिन ही हमारे जिंदगी का बचा है ना। 10th क्लास के लिए जितना पढ़ना है पढ़ लेते हैं, फिर बच्चों हमारा थोड़ा रेस्ट चलने वाला है। चलो ठीक है, तो प्यारे बच्चों मैं चाहूंगा कि इस क्लास को जितने भी अभी तक नए बच्चे जुड़े हैं, क्लास को शेयर नहीं किए हैं, क्लास को चाहते हैं गुरुजी आपके लिए 10 दिन तक जान झोंक दे, तो क्लास को सब लोग बच्चों क्या कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों में, और लाइक नहीं किया तो लाइक करते रहिए, सब लोग सब्सक्राइब करते रहिए बच्चों चैनल को। आइए चैप्टर नंबर हमारा क्या आता है 4। चैप्टर नंबर 4 में बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था द्विघात समीकरण। क्या पढ़ा था बच्चों, द्विघात समीकरण में देखें
द्विघात समीकरण में अगर हम देखें तो द्विघात समीकरण का बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें जो घात होता है, इसमें घात कितने होते हैं भैया? द्विघात समीकरण के जो घात होते हैं, घात का मान 2 होता है। इसका व्यापक रूप क्या होता है? इसकी व्यापक रूप के बारे में बात करते हैं। इसका व्यापक रूप अगर हम देखें तो होता है ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस का c इज इक्वल टू 0 होता है। विद्यार्थी जी द्विघात समीकरण में सबसे इंपॉर्टेंट निकालना होता है विवेचक। क्या निकालना होता है? विवेचक। विद्यार्थी जी विवेचक का फार्मूला क्या होता है? d इज इक्वल टू फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। और अगर बच्चों हम लोग डी निकालना सीख जाएं तो डी के बाद हमें बताना होता है मूलों की प्रकृति। अच्छा बताना कि मूलों की जब प्रकृति हम लोग बताते हैं तो बच्चों अगर डी का मान 0 से बड़ा है, ये है ना, इफ अगर डी 0 से बड़ा है तो क्या होगा? अगर डी 0 से बड़ा है तो क्या होगा? नंबर 1। और बच्चों नंबर दूसरा कहते हैं अगर डी 0 से, है ना, अगर डी 0 के बराबर है तो क्या होगा? और अगर डी बच्चों डी 0 से छोटा है तो क्या होगा? रिवीजन बहुत जरूरी है। कोई भी सब्जेक्ट आपका कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर रिवीजन नहीं करोगे तो वो गलत होना ही होना है। विद्यार्थी जी अगर डी का मान 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक प्लस असमान, वास्तविक प्लस में असमान होगा, बात फिक्स है। अगला क्वेश्चन आता है अगर डी 0 के बराबर है तो बच्चों वास्तविक होगा और प्लस में समान होगा, वास्तविक समान होगा। अगर बच्चों डी का मान 0 से छोटा है तो ये बच्चों पहली बात है कि ये अवास्तविक होगा, ये अवास्तविक होगा, ये बात 100% तैयार है। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी जी, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, है ना। उसके बाद बच्चों, है ना, ये हमारा हो जाएगा। और हमारे पास मूल का फॉर्मूला कौन सा है? तो मूल का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था कि मूल यानी कि x इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फॉर्मूला होता है बटा 2a। ये बच्चों याद रखना ये हमारे मूल का सूत्र होता है, ये मूल का सूत्र होता है, याद रखना। भूलने वालों को 500 रुपया सजा है, भूलने वालों को 500 रुपया सजा है। पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, क्वेश्चन पहचानिए। एक भी सवाल गलती नहीं होना चाहिए बच्चों, क्योंकि तुम्हारा पेपर 16 फरवरी को होने वाला है, 6 दिन तुम्हारे पास है। आज अगर क्वेश्चन गलती करोगे तो वहां जाकर के भी गलती होगा, इसलिए बच्चों गलती नहीं करना है। 100% फोकस कीजिए, 100% फोकस यहां कीजिए। पूछा गया बच्चों क्वेश्चन में, क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। बच्चों देखो यहाँ बटे में है, ये नहीं होगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर निकालते हैं, यहाँ पर रूट में है, ये नहीं होगा। यहाँ पावर 3 है बच्चों, नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर देखो सी, ऑप्शन नंबर सी ही बचता है जो द्विघात समीकरण हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी अगर आपका दिमाग कह रहा था तो बिल्कुल सही कह रहा था। क्वेश्चन नंबर दूसरा आता है आपके सामने। क्वेश्चन बच्चों निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है? कौन सा नहीं है विद्यार्थी जी? नीचे एक्स दिया गया, ध्यान दो, नीचे एक्स दिया, ये कभी जिंदगी में द्विघात समीकरण नहीं हो सकता अगर बच्चों हमारा नीचे पावर दिया है। मैंने बताया था कि बच्चों जो घात हो ना, समीकरण जो होता है ना, उसका जो घात होता है ना, घात हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए, कभी बच्चों नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके सामने आता है। क्वेश्चन नंबर 3 है विद्यार्थी जी, क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है? कौन सा नहीं है बच्चों? ध्यान दीजिएगा, यहाँ रूट का एक्स स्क्वायर निकालेंगे, यहाँ 2x स्क्वायर निकलेगा, यहाँ 2x स्क्वायर कट जाएगा, तो ये बच्चों नहीं हो सकता। आगे देखते हैं, ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, हमारा क्यू कट जाएगा, सब सही है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी बच्चों द्विघात समीकरण नहीं हो सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। सवाल नंबर चौथा आता है, सवाल देखेंगे ध्यान से। क्वेश्चन बोला बच्चों यदि द्विघात समीकरण के मूल बराबर हैं तो पी का मान क्या होगा? बच्चों पहली बात है कि मूल बराबर होने पर क्या होता है? मूल बराबर पर होने पर अभी मैंने पढ़ा था कि d बराबर 0 हो जाता है। d का फॉर्मूला क्या होता है? d का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अच्छा b कौन सा है सर? b का मान देखो ध्यान से, ये a है और ये b है, तो b का मान है 4 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान बोलो, a का मान है p और c का मान क्या है 3 बराबर 0। विद्यार्थी जी 4 का स्क्वायर 16 माइनस में 4 तिया 12, p बराबर 0। फिर लिखेंगे 16 बराबर 12p, फिर लिखेंगे p बराबर 16 बटा 12। बच्चों 4 से कटाएंगे, 4 चौके 16 और 4 तिया 12, 4/3 अगर किसी बच्चे का आंसर है 4/3 ध्यान देंगे तो विद्यार्थी जी 4/3 परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल नंबर 5वां आपके सामने है। 5वां नंबर सवाल है, द्विघात समीकरण दिया गया है बच्चों के मूल समान है तो कौन सा सही होगा? देखो यहां पर फंसाने की साजिश की गई है, आपको फंसाने के लिए क्वेश्चन में कुछ चेंजेस लाए गए हैं। बच्चों मूल बराबर हो बोला है, मूल बराबर हो। अच्छा मूल बराबर होने पर फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है मूल बराबर तभी होते हैं जब d बराबर 0। d बराबर 0 मतलब क्या? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अच्छा b हम किसको कहते हैं? b होता है x का गुणांक, b होता है x का गुणांक। बच्चों तो b देखते हैं, यहाँ पर a है, ये b है, b के जगह पर a रखा गया है, तो जहां b है वहां होगा a स्क्वायर माइनस 4, जहां a है वहां रखा है b और c के जगह में c। तो बच्चों हम लोग देखेंगे कि हमारे पास होना चाहिए a स्क्वायर माइनस 4bc। a स्क्वायर
स्क्वायर माइनस 4bc, ए स्क्वायर माइनस 4bc, ऑप्शन नंबर डी में देख सकते हैं। विद्यार्थी जी आपके सामने हमने 5 सवाल बताए इस चैप्टर के। आप मुझे बताओ कि 5 में से मेरे प्यारे बच्चों ने कितने क्वेश्चन सही किए। 5 में से पहले 5 सवाल। आपको भी पता है कि हमारे है ना, हमारे इस चैप्टर से अप्रोक्स 5 सवाल आएंगे। अच्छा एग्जाम्पल चैप्टर नंबर 3 का 18 मुझे देखना चाहिए। एक बच्चा कह रहा है कि सर ये बताओ इसके कितने हल होंगे। बच्चों a1 बाय a2 1/6 2/3 ये बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं होगा तो बच्चों होता है कोई हल नहीं, एक हल। बच्चों देखो जब बराबर नहीं होगा ना, अच्छा उल्टा दिया, सॉरी आई एम रियली सॉरी, सवाल नंबर हमें 18 देखना चाहिए। सवाल नंबर 18 में बच्चों एक्स वाई उल्टा दिया है। समझो यहां पर सवाल नंबर 18 का पहला a1 बाय a2 क्या होता है, तो बच्चों एक्स वाले का लेंगे 2 और एक्स वाले का यहां लेंगे बच्चों 6, तो कटा के आंसर आएगा बच्चों क्या 1/3। देखो उल्टा भी हो जाता है, एक्स वाला उल्टा कर दिया रे, ठीक है ना। b1 बाय b2 की बात करते हैं तो b1 हमारे पास 4 है और बच्चों b2 हमारे पास क्या है 12 है, तो कटा के आंसर आएगा 1/3 बराबर हो गया। c1 बाय c2 की बात करते हैं तो बच्चों 3/6 कटा के 1/2, तो 2 बराबर हो गए। a1 बाय a2 बराबर हो गए b1 बाय b2, लेकिन बराबर नहीं है c1 बाय c2। देखो ऐसी कंडीशन में कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं बच्चों, ध्यान देते हैं, लिखते हैं इसका कोई हल नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। आई एम रियली सॉरी बच्चों, मैंने गलती कर दिया, मुझे देखना था कि यहां पर समीकरण उल्टा दिया था, समीकरण उल्टा दिया था, इसकी वजह से मेरा मिस्टेक हो गया। आई एम रियली सॉरी बच्चों। कहते हैं कि हमारे पास बच्चे हैं, गुड्डी रानी कह रही है, गुड्डी रानी कह रही है सर 5/5 है, जेपी कुमार कह रहे हैं 5/5 है गुरुजी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, लिखा गया है बच्चों श्याम कुमार कह रहे हैं 5/5 है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। चलो वेरी गुड, नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर 5 तक हम लोगों ने कर लिया, सवाल नंबर 6 आपके सामने है। सवाल नंबर 6 पूछ रहा है भैया घात कितने होंगे। पूछा गया कि समीकरण दिए गए हैं, इसके घात कितने होंगे। घात तो बच्चों पावर पर होता है, घात 2 है, तो हम कहें भैया घात इसके 2 होंगे, ऑप्शन नंबर डी। सवाल नंबर अगला देखता 7 में पूछा गया है विवेचक क्या होगा। विवेचक जल्दी निकालो, विवेचक स्पीड में, है ना। विवेचक क्या होगा आप बोलोगे सर, ध्यान देते हैं। विवेचक का फॉर्मूला होता है डी बराबर है ना। विवेचक का फॉर्मूला सीधा देखो कि डी निकालने का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। विद्यार्थी जी बी में कहता हूं किसको, बी में कहता हूं 2 को, बी कहता हूं 2 को, 2 स्क्वायर माइनस 4, ए का मान देखो क्या है, ए का मान 3 है और सी का मान -1 है, -1। विद्यार्थी जी 2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 तिया 12, 12 और 4 होता है 16, 12 4 क्या होता है 16, 12 4 16। ऑप्शन नंबर ध्यान से देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी 16 आंसर होगा। सवाल नंबर अगला आपके सामने आता है, फिर से बच्चों सवाल पूछा विवेचक ज्ञात कीजिए, और 16 फरवरी को भी बच्चों एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में रहेगा, बिहार बोर्ड के एग्जाम में, जहां आपसे पूछा जाएगा विवेचक ज्ञात कीजिए। बच्चों विवेचक ज्ञात करना है, यानी डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। आप बोलोगे सर बी का मान बोलो कौन सा है, सर ए है बी है, बी का मान -4 का स्क्वायर, 4, ए का मान बोलो 2 है और सी का मान 3 है। बच्चों 4 का स्क्वायर 16, -4 दूनी 8 तिया 24 होता है। बच्चों यहाँ -8 बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर देख सकते हैं, -8 कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए -8 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आता है। क्वेश्चन पूछा गया विद्यार्थी जी, क्वेश्चन लिखा गया है अगर वास्तविक एवं समान है तो मूल क्या होगा। वास्तविक और समान होने पर मूल, वास्तविक और समान होने पर मूल का फार्मूला मैंने बताया है बच्चों, बहुत प्यारा सा। वास्तविक और समान होने पर मूल बराबर फार्मूला होता है -b/2a, बस यही मूल होता है, बस यही फार्मूला है मूल का। जब मूल वास्तविक और समान होते हैं तो बच्चों माइनस लिखेंगे और b के जगह पर क्या लिखेंगे, b के जगह पर b ही है, और बच्चों 2 और c a के जगह पर c a भी, मतलब सिंपल सा है। तो बच्चों -b/2a होता है, याद रखिएगा लिख करके, -b/2a होता है जब मूल वास्तविक हो। वास्तविक और समान होने पर मूल का फार्मूला होता है -b/2a। इसको लिख करके अच्छे से याद रखना। बच्चा कह रहा है गुरुजी 3 नंबर मिस्टेक है, 3 नंबर क्वेश्चन में द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ पर बच्चों ये बिल्कुल है, ये मर है, यहाँ पर भी एक्स और कट जाए, ये भी बिल्कुल हो जाएगा। ये बच्चों करेंगे तो तीनों से ये भी हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल मेरा सही है, अब मेरा कहीं गलत नहीं है, कहीं मिस्टेक नहीं है। सवाल नंबर देखते हैं बच्चों 10 में। सवाल नंबर 10वां कह रहा है निम्नलिखित में से, सवाल नंबर 10वां कह रहा है द्विघात समीकरण दिया गया है का विवेचक निम्नलिखित में से क्या होगा। विविकतकर पूछा है, माफ कीजिएगा, विवेचक या विविकतकर दोनों सेम होता है। जल्दी से विवेचक निकालकर मुझे बताओ सही उत्तर क्या है। विद्यार्थी जी विवेचक का फॉर्मूला होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। विद्यार्थी जी कहते हैं b का मान है -5 का स्क्वायर 4, a का मान है 1 और c का मान है 4। बच्चों 5 का स्क्वायर 25, 5 चौके है ना, 4 चौके 16 होता है, बच गया 9, आंसर देखेंगे 9 बच गया। विद्यार्थी जी आंसर देखेंगे ऑप्शन नंबर सी। अब आपके पास 10 सवाल पूरे हो गए। इस चैप्टर में से 10 सवाल में से मेरे प्यारे बच्चों ने 10 में से कितना सही किया बताओ। इस चैप्टर के 10 सवाल में से आपने कितना बच्चों क्वेश्चन सही किया है, बहुत फास्टली बना रहे हैं आप लोग। 10 में से आपने कितना सही किया बताओ। यस यस, बहुत सुंदर, अति सुंदर,
कमेंट आना स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहला एक बच्चा नाम है एमडी अरसाद यादव जी। अगला देखते हैं नेक्स्ट, दूसरा आता है बच्चों एमडी अफरोज, बहुत सुंदर अफरोज जी, बहुत बढ़िया। अहिरन मनीष कुमार डियोसिन ड्रीम 450 प्लस, है ना। गुड्डी राई, है ना, फिर से कह रही है सर मेरा 10/10 है। निक्की, खुशी, सन्नी कुमार, प्रिंस कुमार, है ना। उसके बाद बच्चों, है ना, नैन्सी ब्यूटी, है ना, बहुत बढ़िया मेरी बच्ची। दिलीप कुमार 10/10 सही है। विक्की कुमार का, रंजन कुमार का, बहुत सुंदर, अति सुंदर। कमेंट्स लिखते चलेंगे, बहुत सुंदर। आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्लास में देखो 5,5200 बच्चे लगभग लाइव हैं, 5200 बच्चे लाइव हैं, लेकिन बच्चों लाइक की संख्या कितनी है? लाइक की संख्या थोड़ी कम है। तो क्लास को लाइक भी करते रहना, दोस्तों को बुलाओ, दोस्तों को बुलाओ ना भाई, कितना पढ़ना, दोस्तों को बुलाओ, बोलो भाई आ जाओ, टेस्ट चल रहा है दिशा ऑनलाइन क्लासेस पर, दिशा ऑनलाइन क्लासेस पर टेस्ट चल रहा है, कौन कितने पानी में है आज पता चल जाएगा। उनको बुलाओ शेयर करके सबको कि आ जाओ भाई। देखते हैं अगला क्वेश्चन आता है। सवाल लिखा गया बच्चों फिर से कि बच्चों पूछा इसमें विवेचक ज्ञात करें। विवेचक, अच्छा विवेचक निकालना अभी तुरंत मैंने बताया था कि बच्चों विवेचक कैसे निकलता है। डी बराबर फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बच्चों बी का मतलब हम लोग कहते हैं ये ए बी है, बी का मतलब 2 का स्क्वायर, 4 ए का मतलब क्या है 3 है, और सी का मतलब 1/3 है। ये कट गया हमारा, 2 का स्क्वायर 4 में से 4 गया तो 0। आंसर बोलो कहां लिखेंगे सर? आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 0। सवाल नंबर 12 आपके सामने आता है। 12 नंबर सवाल पूछा है बच्चों आपसे, कॉन्सेप्ट पूछ रहा है कि अगर बच्चों विवेचक का मान शून्य से बड़ा होने पर मूल्य कैसा होता है। अगर विवेचक का मान 0 से बड़ा होता है, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, अगर बच्चों डी 0 से बड़ा होता है तो क्या होगा? डी अगर 0 से बड़ा होता है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाए हैं, मूल वास्तविक तो होगा लेकिन असमान होगा। वास्तविक और भिन्न, बच्चों भिन्न को ही हम असमान कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है। क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों, क्वेश्चन में द्विघात समीकरण दिया है, इसके मूलों की प्रकृति बताइए। मूलों की प्रकृति बताने के लिए सबसे पहले आपको मूल ज्ञान, सबसे पहले आपको विवेचक यानी डी निकालना पड़ेगा। डी का फॉर्मूला होता है, डी बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। मैंने पढ़ा है बच्चों, बी का मतलब है ए बी, बी का मतलब है 1 का स्क्वायर, 4 ए का मतलब है 1 और सी का मतलब है -1। विद्यार्थी जी 1 और माइनस माइनस प्लस लिखेंगे 4 तो बराबर 5 आया। ध्यान दीजिएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac तो बच्चों 5 आ गया, यानी 0 का, है ना, यानी डी का मान 0 से बड़ा आ गया। अच्छा डी का मान जब 0 से बड़ा आता है तो मैंने आपको बताया है बच्चों क्या होता है, वास्तविक और, है ना, वास्तविक और असमान। ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 14 आपके सामने आता है। सवाल नंबर 14 है बच्चों कि बच्चों के का मान ज्ञात कीजिए यदि इनके मूल समान हो। यदि मूल समान है तो के का मान क्या होगा? पहली बात बच्चों, अगर मूल समान है तो डी का मान क्या होगा? यदि मूल समान है तो डी का मान 0। अब डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ध्यान दीजिएगा बी का मान क्या है सर? ये ए है और ये बी है, बी है 3k। बी है बच्चों क्या? बी का मान क्या है? बी का मान है 3k का स्क्वायर माइनस 4 ए का मान 9 और सी का मान 4 बराबर 0। विद्यार्थी जी 3 का स्क्वायर होता है 9k स्क्वायर। अब ये माइनस वाला उस पर जाएगा तो 4 गुना 9 गुना 9, ये सब उस पर चला गया, विद्यार्थी जी ध्यान देंगे। 9 कटा दीजिए, कट गया तो बच्चों, सॉरी 9 कट गया तो क्या बचा? के स्क्वायर बराबर 4 गुना 4। तो सिंपल है, के का मान 4 आएगा बच्चों, प्लस माइनस में के का मान 4 आएगा। ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर देखें क्या लिखा है, बी में सही है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल नंबर देखते हैं कि बच्चों पूछा गया है यहां पर भी कि बच्चों क्या बोला कि के किस मान के लिए समीकरण के मूल वास्तविक और समान है। वास्तविक और समान का मतलब 0 होता है। वास्तविक समान का मतलब 0 होता है। बच्चों कहते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बच्चों अब हमने बी किसको कहा है? तो बी कहा है हमने किसे? तो बी कहा है 4 को। तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 ए का मान k, सी का मान 1 बराबर 0। फिर लिखेंगे 4 का स्क्वायर 16 माइनस का 4k बराबर 0। फिर लिखेंगे 16 बराबर का 4k, 4 चौके 16, k बराबर 4। विद्यार्थी जी जो रातें अभी जगने में आपको कठिनाई महसूस हो रही है वो एक दिन बच्चों मजेदार होगी, जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आएगा। 15 सवाल आपने लगा लिया इस चैप्टर के, बताओ 15 में से मेरे प्यारे बच्चों का, मेरे प्यारे भाई का कितना सही हुआ 15 में से? ठीक है ना। तो आज जो रात में जगने में परेशानी हो रही है, आज जो है ना पहले बच्चों, तो सर जी गुरुजी मैं आपसे 3 महीने में पढ़ करके टेस्ट में अभी सब्जेक्ट में अच्छे अंक प्राप्त कर पा रहा हूं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी कि आपने हमारे ऊपर विश्वास किया, आपने हमारा कोर्स परचेज किया। बच्चों ऐसे सब लोग विश्वास नहीं करते हैं। चलिए चंदन कुमार जी, रंजन कुमार जी, सुधीर कुमार जी, प्रमोद कुमार जी, गौरव कुमार जी, है ना, बहुत बहुत अच्छा। चलो काजल मेरी बच्ची, संगीता कुमारी, संगम कुमार, नीरज कुमार, निशा, धीरज, छोटू, है ना, बहुत सुंदर। अमित कुमार जी बहुत बढ़िया।
चलिए, आशीष कुमार, ऋषि कुमार, चंदन कुमार, वेरी गुड, बहुत सुंदर, अति सुंदर। सवाल नंबर बच्चों देखते हैं कितने हैं इस चैप्टर में। इस चैप्टर में टोटल सवाल की संख्या अगर हम देखें, टोटल सवाल 20 है बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर है ना, सवाल नंबर क्या आता है, सवाल नंबर बच्चों 16। क्वेश्चन पूछा गया है कि है ना, निम्नलिखित समुच्चयों में से है ना किसमें द्विघात समीकरण के मूल होंगे। किसमें द्विघात समीकरण का मूल है, एक्स स्क्वायर माइनस 5 का मूल निकालना है बच्चों। एक्स स्क्वायर माइनस 5 का मूल क्या निकलेगा, बराबर 0। एक्स स्क्वायर बराबर निकलेगा 5, एक्स बराबर अंडर रूट 5 बच्चों, यानी पॉजिटिव नेगेटिव 5, यानी बच्चों प्लस माइनस में 5 है, हम इसे बोल सकते हैं वास्तविक संख्या। यानी बच्चों पूर्णांक तो नहीं कह सकते हैं, परिमेय तो नहीं, हम इसे अपरिमेय संख्या कह सकते हैं। जो हमारा आंसर आया है ये क्या है, ये हमारी अपरिमेय संख्या है। आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है। क्वेश्चन पूछा गया बच्चों मूल बराबर हैं, यदि बच्चों इसके मूल बराबर हैं तो पी का मान क्या होगा। मूल बराबर है, पहली बात है कि अगर मूल बराबर है बच्चों तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि d बराबर 0, फिर हम लोग लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, फिर हम लोग लिखेंगे बच्चों कि d बराबर क्या लिखा है, माइनस पी का स्क्वायर माइनस 4a और c का मान 4 है, बराबर पी स्क्वायर माइनस में 16 बराबर 0, फिर लिखेंगे बच्चों हम लोग पी स्क्वायर बराबर का 16, तो p बराबर प्लस माइनस 4 निकलेगा, क्योंकि 16 रूट में जाएगा तो प्लस माइनस 4 निकलेगा। ध्यान देते हैं, प्लस माइनस 4 निकलेगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। सवाल नंबर देखते हैं बच्चों 18। सवाल नंबर 18 क्या बोल रहा है, समीकरण लिखा गया कि मूल वास्तविक और बराबर हैं होने पर शर्त क्या होगा। मूल वास्तविक और बराबर होने पर शर्त क्या होगा, मूल बच्चों वास्तविक और बराबर होने पर क्या होता है, पहली बात कि d बराबर 0 होता है, यानी बच्चों हम कह सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है, यानी हम कह सकते हैं कि बी स्क्वायर यानी बच्चों ए बी का मतलब बी स्क्वायर ही लिखेंगे, माइनस 4a के जगह पर a और c के जगह पर देखो बच्चों माइनस c दे दिया है फंसाने के लिए, बराबर 0, तो हम लिखेंगे बी स्क्वायर, तो लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस बच्चों माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 4ac बराबर 0, बस प्लस हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, बस प्लस हो जाएगा जहां माइनस होने का है, तो लिखेंगे बच्चों बी स्क्वायर प्लस में 4ac बराबर 0, प्लस में, क्यों प्लस में, क्योंकि वहां माइनस दे दिया था, इसलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा गया आपके लिए, समीकरण दिया गया बच्चों मूल समान है, मूल समान है तो निम्नलिखित में कौन सा सही है। मूल समान है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। मूल समान होने पर फॉर्मूला होता है d बराबर 0, क्या होता है, d बराबर 0। विद्यार्थी जी लिखने वाले हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, बच्चों फिर लिखने वाले हैं कि b क्या लिखा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो हम लोग b किसको बोलेंगे, b हम लोग बोलेंगे बच्चों b किसको बोलेंगे, b तो b ही है, b तो b ही है, तो लिखेंगे बच्चों b का स्क्वायर माइनस 4 और a के जगह पर क्या लिखेंगे, a के जगह पर 1 और c के जगह पर लिखेंगे c बराबर 0, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 एकदम सही है। तो बच्चों हम लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तो अगर हमें माइनस नहीं लाना तो हम लिख सकते हैं ना इसको बी स्क्वायर बराबर ये वाला उस पर जाएगा, बी स्क्वायर बराबर 4ac, बी स्क्वायर बराबर 4ac लिख सकते हैं, बी स्क्वायर बराबर 4ac, ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर बच्चों बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि द्विघात समीकरण दिया गया, इसके बच्चों योग क्या होगा, मूलों का योग। आपको पता है ना मूलों का योग फार्मूला क्या होता है, सर मूलों का योग फार्मूला यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए, माइनस बच्चों बी का मान देखो ध्यान से, बी का मान देखो ध्यान से, बी का मान दिया है बच्चों 2 और ए का मान है 1, तो बराबर होगा -2। ऑप्शन देखो कौन सा सही है, ऑप्शन विद्यार्थी जी ए नंबर। अब आपके सामने 20 सवाल खत्म हो गए चैप्टर नंबर 4 के। प्यारे बच्चों 20 सवाल में से मेरे बच्चों ने कितना सही किया है, जल्दी बताओ कि 20 सवाल में से। चलिए सबसे पहले देखते हैं 20 सवाल में से, नाम है प्रिंस कुमार, 20/20, बहुत सुंदर प्रिंस। चलो सर कितना घंटा पढ़ाई होगा बच्चों, 2 चैप्टर खत्म हो गया, बस 4 चैप्टर और बचे हैं, 2 चैप्टर तो बहुत छोटे छोटे हैं, हो जाएगा खत्म, मुझे लगता है 12 से पहले खत्म हो जाना चाहिए। अगला बच्चों कहते हैं कि 20/20 डीओसी लाडला शुभम कुमार, एमडी मासूम, रानी कुमारी कह रही है 20/20, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अति सुंदर विद्यार्थी जी, सबके आंसर 20/20 आ रहे हैं, ऐसा देख करके हमें लग रहा है कि हाँ भाई साहब अब लगता है ना मेरे बच्चों ये बताओ हमारे पेपर में कितने बच्चों को ऐसा फील हो रहा है कि भैया पेपर में एकदम सारा क्वेश्चन बहुत अच्छे से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला पेपर में, ठीक है, बढ़ जाएंगे, यस यस, ठीक है ना। तो बच्चों अगले चैप्टर की हम बात करते हैं, अगले चैप्टर में, चलो वेरी गुड, बहुत सुंदर, अति सुंदर, एक बार ताली होना चाहिए, सबके लिए ताली बजाओ एक बार, सबके लिए बच्चों। इतनी रात को 10:30 बजे हम लोग जगे हैं और सबके एटलीस्ट 20/20 सही हो रहे हैं बच्चों, कॉन्ग्रेचुलेशन, है ना, आप सभी को बच्चों कॉन्ग्रेचुलेशन कि इतनी रात को, है ना, आप लोग बच्चों पूरे क्वेश्चन सही कर रहे हो 20/20। एक बार बच्चों क्लैपिंग होनी चाहिए सबके लिए, एक बार ताली बजनी चाहिए, अपना डीओसी परिवार के लिए, अपने दिशा फैमिली के लिए एक बार ताली बजना चाहिए जोर से, है ना, क्योंकि बच्चों 16 फरवरी को
16 फरवरी को बच्चों, 16 फरवरी को एकदम मजा आने वाला है। 16 फरवरी को बच्चों परीक्षा में नगीना डांस होगा। उस दिन बच्चों तांडव होने वाला है, भगवान शिव का तांडव होने वाला। आइए बच्चों, हमने आपको पढ़ाया था चैप्टर नंबर हम 9 पर चलते हैं। उसके पहले बच्चों अगर कोई मोटिवेशन है तो जरूर सुनेंगे, नहीं है बच्चों तो मैं बता देता हूं कि माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को, माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा मैं, तू सपने बड़े देखना, पूरा करके दिखलाऊंगा मैं। तो माँ का सपना पूरा होगा 16 फरवरी के दिन बच्चों। जब आप 3 घंटे में अपना इतिहास रचोगे तब बच्चों माँ का सपना पूरा होगा। आपको मैंने पढ़ाया था बच्चों, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाया आप लोगों ने, बताओ आप लोगों ने ट्रिगोनो, है ना, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा है बच्चों। सवाल यहां से बहुत रहेंगे 16 फरवरी के दिन, है ना। आपने ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा है। ट्रिगोनोमेट्री में विद्यार्थी जी आपने पढ़ा था क्या? आपने पढ़ा था कि हमारा जो tan थीटा होता है, हमारा जो tan थीटा होता है, tan का मान, tan आपने 30 का मान पढ़ा होगा 1/√3, और tan 60 का मान पढ़ा होगा, tan 60 का मान √3 पढ़ा होगा, और tan बच्चों 45 का मान, tan 45 का मान क्या पढ़ा होगा ना, tan 45 का मान 1 पढ़ा होगा। जब मैं कहता हूं बच्चों खंभा, जब मैं कभी जीवन में खंभा कहता हूं तो ये होता है खंभा बच्चों। इसे हम लोग खंभा कह लीजिए, इसे हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं भैया, हम इसे खंभा बोल लेते हैं, हम इसे पोल बोल लेते हैं, हम इसे मीनार मान लेते हैं। ये बच्चों होता है हमारा इस तरह से ना। और ये बच्चों क्या है, नीचे वाला, नीचे वाला पोर्शन क्या है सर? नीचे वाला पोर्शन, नीचे वाला पोर्शन हमारी छाया होती है। नीचे वाला है ना, क्या होता है? छाया होता है, हमारी परछाई होती है, छाया हमारी परछाई होती है। विद्यार्थी जी दोनों के बीच से, दोनों का रेशियो हम निकाले तो यहाँ बीच में बनता है थीटा। क्या बनता है? थीटा। यहाँ बनता है थीटा। अगर बच्चों मैं कहता हूं ये हमारे पास 1 है, ये हमारे पास 1 है, और ये हमारे पास √3 है, तो बताओ tan कितना डिग्री होगा? tan कितना डिग्री होगा? आप बोलोगे महोदय, आप बोलोगे महोदय दिस इज ए, दिस इज ए, दिस इज बी और दिस इज सी। आप बोलोगे सर अगर ऐसा होता है तो मैं कहूंगा भैया हमारे पास होने वाला है tan का, हमारे पास होने वाला है tan थीटा बराबर लेंगे बच्चों, इसे हम लोग कहते हैं थीटा के सामने परपेंडिकुलर, इसे कहते हैं बेस। तो P/B होता है tan का फार्मूला बच्चों 1/√3, मतलब ये 30 डिग्री होगा। अगर बच्चों मैं इसको उल्टा कर देता हूं, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, अगर मैं यहाँ पर विद्यार्थी जी, अगर मैं यहाँ पर इसको मिटा दूं, यहाँ इसको मिटा दूं, और मैं यहाँ अब लिख दूं √3, यहाँ लिख दूं बच्चों √3, और यहाँ लिख देता हूँ 1। अब बताओ बच्चों क्या होगा? अब क्या होगा भैया? अब क्या होगा? अब मामला पलट गया, अब मामला पलट गया। अब बोलोगे भैया tan थीटा इज इक्वल टू फार्मूला P/B √3/A इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब आप बोलोगे ये 60 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा। अगर मैं कहता हूं मेरे बच्चे, अगर मैं यहाँ कहता हूं ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा ये भी 1 है, ये भी 1 है, दोनों 1 1 है, तो क्या होगा सर? अगर दोनों 1 1 है, अगर दोनों 1 1 है विद्यार्थी जी, तो क्या लिखेंगे? tan थीटा बराबर 1/1 इज इक्वल टू 1, यानी ये होगा 45, ये होगा 45। अगर ये दोनों बराबर है तब ये 45 होगा। इस बात को आप मान लीजिए, इस बात को दिल पर अच्छे से गहराई पर बैठा लीजिए कि हाँ भैया हमने समझ लिया। प्यारे बच्चों याद रखना, जब भी मैं कहता हूं खंभा, जब भी मैं खंभा बोलूंगा, जब भी मैं पोल बोलूंगा, खंभा बोलूं, पोल बोलूं, मीनार बोलूं, तो ये यहाँ वाला पार्ट होगा। जब भी मैं छाया बोलूं, जब भी मैं परछाई बोलूं, तो ये नीचे वाला पार्ट होगा। जब भी मैं सीढ़ी बोलूं तो क्या होगा बताओ? सीढ़ी किसे कहते हैं? सीढ़ी विद्यार्थी जी, सीढ़ी हमेशा टेढ़ी होती है। जब भी मैं सीढ़ी बोलूंगा तो आपको समझना कि ये सीढ़ी है, ये सीढ़ी है, ये कर्ण हमेशा सीढ़ी होता है। विद्यार्थी जी पहला क्वेश्चन देखो, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है, गलती करने पर बच्चों 10,000 रुपए आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। सवाल बच्चों 13 सवाल लगाने हैं। आ जाओ, पहला सवाल लगाते हैं बच्चों की, यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की लंबाई जमीन पर उसकी है ना, यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई का √3 गुना है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? छाया से √3 गुना है खंभा, स्तंभ बच्चों ये हमने बनाया स्तंभ, ये बनाया हमने स्तंभ, और ये बनाया हमने छाया, ये बनाया छाया। अब कहते हैं बच्चों फिर से पढ़िए कि बच्चों यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई उसके, है ना, उस स्तंभ की छाया की √3 गुनी है। छाया अगर 1 है, छाया 1 है, तो ये बच्चों √3 गुनी है। अब आप बताओ कितना होगा थीटा का मान? अब आप कहोगे सर √3 ऊपर है, √3 ऊपर है, 60 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, सवाल पढ़ते हैं बच्चों। कहते हैं बच्चों यदि है ना, यदि एक स्तंभ की छाया की लंबाई, है ना, छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुनी है, तो बच्चों सूर्य का उन्नयन कोण बताओ। बच्चों जो हमारा छाया है
वो स्तंभ से √3 गुना है। अगर हमने स्तंभ, ये हमारे पास स्तंभ है, ये बच्चों स्तंभ है, स्तंभ को अगर हमने 1 कहा तो इसकी छाया इससे √3 गुनी है, इससे √3 गुनी यानी कि √3 है। स्तंभ वचन इसकी छाया √3 गुनी है। बताओ थीटा क्या होगा? थीटा क्या होगा? आप बोलोगे भैया ध्यान दो, अगर हमारा √3 नीचा चला जाए, √3 नीचा चला जाए तो समझो वैल्यू गिर गया, √3 नीचे गया तो समझो वैल्यू गिर गया। क्या बोलना है? वैल्यू गिर गया सर, वैल्यू गिर गया मतलब वैल्यू 60 नहीं होगा, अब वैल्यू 30 होगा क्योंकि वैल्यू गिर गया, वैल्यू गिर गया, वैल्यू गिर गया। ट्रिक याद रखना। सवाल नंबर तीसरा आपके सामने आता है। विद्यार्थी जी, भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई पर, भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई पर, भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई पर तथा 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर, 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर, 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ती हुई पतंग की डोर की लंबाई। अब बताओ पतंग की डोर कौन सी है? बच्चों पतंग की डोर कौन सी है? ये ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ, ये होता है पतंग की डोर। ये है बच्चों, ये होता है पतंग की डोर। पतंग के डोर की लंबाई बच्चों 60 डिग्री बोला है, तो हमें ये निकालना है। ये बच्चों पी होता है, थीटा के सामने पी होता है, ये बच्चों कर्ण है। तो बच्चों हम जाएंगे किसमें? साइन थीटा में। हम देखो ये हमारा पी है और ये हमारा एच है। पी और एच किस में जाता है? पी और एच जाता है साइन थीटा में। तो हम लिखेंगे साइन थीटा बराबर पी बटा एच। पी का मान है बच्चों 100, एच का मान एच है। अच्छा साइन बोला 60 डिग्री, 60 का मान होता है √3 बटा 2 बराबर 100 बटा एच। एच गुना √3 लिखेंगे, एच √3 बराबर में 200, एच बराबर लिखेंगे 200 बटा √3। 200 बटा √3 ध्यान दीजिएगा, 200 बटा √3 आंसर होगा। ध्यान दीजिए 200 बटा √3 ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल आपके सामने आता है, सवाल को ध्यान से पढ़िएगा। सवाल कहते हैं 12 मीटर ऊंचे खंभे। बच्चों खंभा कितना ऊंचा है? सर खंभा लिखा है 12 मीटर, 12 मीटर ऊंचे खंभे पर है ना पड़ रही छाया की लंबाई 4√3 है। छाया की लंबाई 4√3 है, 4√3 है। उन्नयन कोण बताओ क्या होगा? थीटा का मान बताओ क्या होगा? पहले बच्चों आप कहते हो सर ये हमारा परपेंडिकुलर है, सामने वाला ये बच्चों P है और ये B है। P और B किस में जाता है? P और B जाता है tan थीटा में। हम लिखेंगे विद्यार्थी जी है ना, ये जाता है, अरे क्या हो गया ना, मक्खी बैठ गया क्या? ये जाता है किसमें? ये जाता है बच्चों tan थीटा में, और ये ना ये जाता है किसमें? ये जाता है बच्चों tan थीटा में। विद्यार्थी जी ध्यान देते हैं, लिखेंगे बच्चों हम लोग tan थीटा में। अच्छा P बटा B होता है, P का मान लिखा है 12, P का मान लिखा है 12। विद्यार्थी जी क्या लिखा है? 12 लिखा है, 12 बटे लिखेंगे 4√3। इसे कटा देंगे बच्चों 3 बार में, 3 बटा √3 को इसको कटाते हैं √3 बार में बच्चों, है ना √3 बार में। और √3 कितने का मान होता है? √3 60 का मान होता है। ऑप्शन नंबर विद्यार्थी जी देखेंगे ए सही है, √3 60 का मान होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है 5वां नंबर, ध्यान दीजिएगा। 5वां नंबर बच्चों, यदि एक उदर्ग खंभे की ऊंचाई और उसकी भूमि पर छाया की लंबाई बराबर है। बच्चों कहते हैं जितना खंभा है उतना छाया है, खंभा एक तो छाया भी एक। अब बताओ थीटा कितना होगा? अब बताओ थीटा कितना होगा? अभी मैंने पढ़ाया था कि अगर बच्चों अगर हमारा खंभे की ऊंचाई और बच्चों हमारे अगर हमें परछाई की ऊंचाई दोनों बराबर हो जाए, जब जीवन में कभी ऐसा हो कि दोनों बराबर हो जाए विद्यार्थी जी, तो कहते हैं आंसर हमारा 45 डिग्री होता है, ऑप्शन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं विद्यार्थी जी। अब यहां पर आप बताएं कि 5 क्वेश्चन में से मेरे प्यारे बच्चों ने 5 क्वेश्चन में से कितना सही किया है? 5 में से, क्योंकि यहां पर कोई मजाक नहीं चल रहा है। यहां बच्चों हम ऐसे सवाल को देख रहे हैं जो सवाल एकदम एग्जाम में पूछा जाता है 100%, ठीक है ना। आइए बच्चों देखते हैं यहां पर बच्चों का जवाब है। सबसे पहला एक बच्चे ने लिखा है, सन्नी चौहान ने लिखा है गुरुजी 5/5। फिर एक बच्चे ने लिखा है बच्चों, कुंदन कुमार ने 5/5। अमित कुमार, ब्यूटी कुमारी मेरी बहना अमित कुमार है, पवन कुमार है, कुणाल कुमार है, संजय सर का लाडला है ना। क्या नाम है? ईसा क्रिएशन बच्चों, सेफ रजा, अभिषेक कुमार, कलयुग का रावण, वाह वाह वेरी गुड, है ना विद्यार्थी जी, बहुत सुंदर, अति सुंदर, है ना। ये जोश, ये जुनून, ये सब तुम्हारे अंदर बच्चों रहना चाहिए जब तक तुम्हारा पेपर खत्म नहीं होता है। सवाल नंबर बच्चों 6 में चलते हैं। सवाल नंबर 6 पढ़ते हैं बच्चों, है ना। किसी मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है। एक मीनार लेते हैं विद्यार्थी जी जिसको 10 मीटर ऊंचा मान लेते हैं। जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री हो, जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 हो तो इसकी छाया कितनी होगी? छाया विद्यार्थी जी ये हमारी छाया है और हम लोग कहते हैं कि ये बच्चों 45 बना रहा है। आपको पता है ना 45 में क्या होता है? प्यारे बच्चों 45 में क्या होता है? गुरुजी आप बोलोगे सर देखो ध्यान से, ये ए है, ये बी है, ये सी है। 45 का मतलब ये होता है कि ये दोनों सेम होना चाहिए, दोनों छाया और ऊंचाई दोनों सेम होता है, तब जाकर के 45 बनता है, तब जाकर के 45 बनता है। 10 है तो 10 है। सवाल नंबर अगला देखते हैं ध्यान से। सवाल कह रहा है बच्चों, एक उदर खंबे की छाया की लंबाई, है ना, एक उदर खंबे की छाया की लंबाई √3 गुनी है, तो एक उदर खंबे की छाया, खंबे की
खंबे की ऊंचाई बच्चों, माफ कीजिएगा, एक उधर खंबे की ऊंचाई बच्चों छाया की लंबाई की √3 गुनी है। ध्यान दीजिएगा, जो बच्चों हमारे पास है ना, ध्यान से, ये हमारा बच्चों खंबा है, ये हमारा खंबा है और ये उसकी छाया है, ये उसकी छाया है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक उधर खंबे की ऊंचाई छाया से √3 गुनी है। छाया अगर मैं कहता हूं 1 है तो खंबा √3 गुना है। अब आपको ये बताना है विद्यार्थी जी कि यहां पर ये एंगल कितना बना। आप बोलोगे सर देखो ऊपर √3 गया तो भाव बढ़ गया, ऊपर √3 गया तो भाव बढ़ गया, तो आप बोलोगे सर भाव बढ़ गया, वैल्यू बढ़ गया ना, वैल्यू बढ़ गया मतलब कहेंगे सर यहाँ पर 60 होगा, ऊपर √3 का मतलब वैल्यू बढ़ गया, यानी यहाँ पर एंगल हमारा 60 हो जाएगा। सवाल अगला पूछा गया बच्चों कि एक मीनार, क्या बोला है, एक मीनार बच्चों 100 मीटर दूरी पर स्थित, एक मीनार से 100 मीटर की दूरी पर स्थित एक मीनार हम लेते हैं, ये हमारा मीनार है बच्चों, और यहाँ से 100 मीटर की दूरी, 100 मीटर की दूरी पर स्थित, 100 मीटर की दूरी पर स्थित बच्चों मीनार के उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार के उन्नयन कोण कितने हैं, ये हमारा 60 डिग्री है, ये ए है, ये बी है और सी है। आपको बताना है मीनार की ऊंचाई कितनी होगी। विद्यार्थी जी हम कहते हैं सर अगर ये हमें मानते हैं, ऐसे हम लोग पी है बच्चों थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस है, पी बटा बी किसमें होता है, tan थीटा में। हम लोग कहेंगे सर tan थीटा में लिखेंगे, हम लिखेंगे tan 60 डिग्री इज इक्वल टू P अपॉन बी, इसका फार्मूला होता है। P हमारे पास बच्चों कुछ भी नहीं है, B हमारे पास 100 है, tan 60 का मान कितना होता है √3 बटा 100 बटा ये बच्चों 1, तो P इज इक्वल टू क्या होगा 100 √3। विद्यार्थी जी देख सकते हैं 100 √3 इज राइट आंसर है ना, 100 √3 ऑप्शन नंबर ए सही है, 100 √3 राइट आंसर होगा। सवाल नंबर देखते हैं 9 में बच्चों, सवाल नंबर 9 क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। सवाल नंबर 9 बच्चों, सूर्य का उन्नयन कोण जबकि किसी सीधे खड़े खंभे की छाया और उसकी लंबाई बच्चों दोनों सेम है, यानी खंभा की छाया मान, देखो ये है हमारा खंभा, ये है बच्चों खंभा और ये है उसकी छाया, दोनों सेम है, यानी ये 1 है तो ये भी 1 है। तो बताओ उन्नयन कोण कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। आप बोलोगे सर ध्यान देना, अगर दोनों सेम है, इफ बोथ आर सेम, अगर बच्चों दोनों की हाइट सेम है तो पहली बात है सेम होने पर ये थीटा होगा, है ना, थीटा होगा 45। और बच्चों 45 को अगर पाई के टर्म्स में लिखें, पाई के टर्म्स में अगर हम इसको लिखते हैं तो बच्चों 45 का मतलब होता है पाई अपॉन 4, क्या होता है पाई अपॉन 4, क्या होता है पाई अपॉन 4 है ना। तो विद्यार्थी जी क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर, क्या होगा ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बच्चों सी, क्या होगा सी। सवाल नंबर 10वां आपके सामने आता है। सवाल 10वां कहता है बच्चों की एक 6 मीटर ऊंचे वृक्ष की छाया 4 मीटर लंबी है। 6 मीटर ऊंचा बच्चों हमारा वृक्ष है, वृक्ष कितना है, वृक्ष है हमारा 6 मीटर, उसकी छाया कितनी है, क्या है 4 मीटर। तो बच्चों उसी समय है ना, उसी समय है तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भगवान मेरे, क्वेश्चन तो मिस्टेक है। 6 मीटर ऊंचा वृक्ष की छाया की लंबाई 4 मीटर है, छाया की लंबाई 4 मीटर है, 4 मीटर है बच्चों, छाया की लंबाई 4 मीटर है। तो बच्चों यहां क्वेश्चन दूसरा होगा, 4 मीटर है, अगर बच्चों अगर एक और खंबा है, एक दूसरा खंबा है, ध्यान दीजिए मैं क्वेश्चन पूरा करता हूं, एक दूसरा खंबा है जिसकी छाया की लंबाई 50 मीटर है, छाया की लंबाई 50 मीटर है, तो उसकी ऊंचाई बताओ। मिसिंग क्वेश्चन है, मिसिंग है बच्चों, मिसिंग है। कहते हैं कि यहां पर ऊंचाई और छाया की अनुपात निकालेंगे, ऊंचाई और छाया का अनुपात है 6/4, यहां पर ऊंचाई और छाया का अनुपात निकालेंगे तो ये ए बी है और बटा लिखा है बच्चों 50। अब इसे कटाएंगे 2 बार में, ये 3 बार में बच्चों, 2 से कटाएंगे 25 बार में, तो हमारा ए बी बराबर निकलेगा 25 या 75, तो हमारा 75 मीटर आंसर होगा, 75 मीटर आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। बहुत बढ़िया सवाल है। ये तब होगा बच्चों जब हम कहते हैं कि देखो भाई 6 मीटर ऊंचा वृक्ष है तो छाया बना 4, 6 मीटर ऊंचा वृक्ष है तो छाया बना 4। तो ये बताइए अगर बच्चों छाया 50 है तो खंभा की ऊंचाई कितनी होगी, छाया 50 है तो यहां पर वृक्ष बटा छाया, यहां पर बच्चों बराबर लिखेंगे खंभा बटा छाया, दोनों को बराबर करेंगे, आंसर 75 निकल गया। अब बताओ बच्चों 10 क्वेश्चन में से मेरे विद्यार्थी जी 10 सवाल आप लोगों ने लगा लिए, 10 में से आपने कितना सही किया। मैं कुछ बच्चों को देख पा रहा हूं मेरे साथ जुड़ चुके हैं, रवि कुमार जी मेरे साथ बच्चों, संजय सर का लाडला है, है ना, लाडली कुमारी बच्चों 9 नंबर लेके आई है, बहुत बढ़िया। अमर कुमार कह रहे हैं सर 10/10 है। आदित्य कुमार है डीओसीएन, है ना। आलिया प्रवीण बहुत बढ़िया मेरी बहना, ठीक है ना। उसके बाद में मधु यादव है ना। सत्यम कुमार है, कादिर है, राकेश है, एजुकेशन, खुशी कुमारी,
रानी है, कुणाल है, संजय सर का लाडला। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाए। यस सर, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर सवाल आपके सामने आता है। 11 नंबर सवाल है बच्चों की, है ना, कि एक 6 मीटर ऊंचे खंबे की छाया पृथ्वी पर 2√3 है। 6 मीटर का खंबा है, 6 मीटर का खंबा है, छाया बच्चों 2√3 बनता है। तो आप मुझे ये बताओ बच्चों, ये बताओ कि सूर्य का उन्नयन क्या होगा। सूर्य का उन्नयन, ये ए है, बी है और सी है, यहाँ थीटा है। सूर्य का उन्नयन क्या होगा, आप बोलोगे सर ध्यान देते हैं, ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस बच्चों, यानी कि आएगा हमें किसमें, tan में। बच्चों हम बात करते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू P/B होता है। 6/2√3 से घटाएंगे विद्यार्थी जी, अगर मैं 2 से घटाता हूँ इसको रूट, है ना, इसको 2 या 3 बार में 3 से, है ना, 3 को अगर हम √3 से घटाएं तो बच्चों √3 में कटता है। √3 ऊपर है मतलब वैल्यू ज्यादा है, √3 ऊपर मतलब वैल्यू ज्यादा। ऑप्शन नंबर ए बच्चों 60 डिग्री होगा। नेक्स्ट सवाल आपके सामने आता है, ध्यान दीजिएगा, सवाल नंबर 12 बच्चों, 13 क्वेश्चन है ही इस चैप्टर में। सवाल नंबर 12 बच्चों की, एक छड़ की लंबाई उसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1√3 है। एक छड़, पहले लिखेंगे छर, छर, फिर लिखेंगे छाया, छाया। क्वेश्चन को पढ़ के देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों की एक छड़ की लंबाई और छाया का अनुपात, पहले बोला है छड़ की लंबाई, पहले क्या बोला है, पहले बोला है लंबाई, तो लंबाई का पहले लेंगे और बच्चों छाया बाद में, तो छाया को बाद में लेंगे। ये बच्चों √3 है, बताओ उन्नयन कोण क्या होगा। आप बोलोगे सर √3 नीचे गया क्या, हाँ। √3 नीचे गया क्या, हाँ। अगर मेरे बच्चे √3 नीचे गया क्या, हाँ सर। √3 नीचे गया मतलब वैल्यू घट गया सर। √3 नीचे का मतलब वैल्यू डाउन। √3 नीचे का मतलब वैल्यू वैल्यू नीचे। वैल्यू नीचे का मतलब होता है विद्यार्थी जी 30 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर ए, अंत भला तो सब भला। सवाल नंबर बच्चों कहते हैं कि एक ऊर्ध्वाधर दीवार की लंबाई, पहले बोला है दीवार, पहले बोला है दीवार, पहले बोला है दीवार की लंबाई उसकी छाया की लंबाई। अब यह है बच्चों छाया, यह है छाया, पहले बोला है दीवार, पहले बोला है बच्चों दीवार, तो पहला लेंगे दीवार, ये होगा 1। अब फिर बोला है उसकी छाया, तो फिर लेंगे छाया। √3 नीचे गया क्या, √3 नीचे गया क्या सर, नीचे गया क्या बताओ तो। हाँ मेरे बच्चे, हाँ मेरे छोटे, √3 नीचे गया है सर, वैल्यू डाउन हो गया क्या, हाँ बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऊर्ध्वाधर दीवार की लंबाई उसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1√3 है। तो पहले दीवार बोला है तो पहले दीवार 1 होगा, फिर √3 होगा, नीचे गया का, अगर √3 नीचे गया तो वैल्यू डाउन, वैल्यू क्या हो गया, वैल्यू क्या हो गया, डाउन। डाउन मतलब क्या हो गया, 30 डिग्री, 60 नहीं होगा 30 होगा। प्यारे बच्चों बताइए कैसा रहा ये चैप्टर। ये चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हो गया। अब एक बार प्यारे बच्चों आप लोगों को कांग्रेचुलेशन है, 13वां नंबर चैप्टर खत्म हुआ। प्यारे बच्चों एक बार ताली होना चाहिए कि इतनी रात में बच्चों हम लोग मिल करके बहुत प्यार से कांग्रेचुलेशन विद्यार्थी जी, चैप्टर नंबर 9 को कंप्लीट कर लिए। और मुझे भरोसा है, मुझे भरोसा है कि बच्चों 16 फरवरी को ना, 16 फरवरी को 16 फरवरी को 16 फरवरी को बच्चों मैथ का पेपर, 16 फरवरी को 16 फरवरी को मैथ का पेपर होगा। मैथ का क्या होगा, मैथ का पेपर होगा। और बच्चों मैथ के पेपर में हम लोग बाजी मारेंगे और हमें बच्चों मैथमेटिक्स का बहुत अच्छा हम लोगों ने तैयारी किया, हम लोग प्रिपेयर्ड हैं। एक बार बच्चों ताली होना चाहिए बहुत जोर से, ठीक है ना सब लोग। वेरी गुड, बहुत सुंदर, अति सुंदर विद्यार्थी जी, बहुत मजा आ गया होगा आपको, लगा हो कि हाँ हमने आज कुछ पढ़ा है। और बच्चों पढ़ा है जो हम लोगों ने वो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ जाएं। चलिए जो भी बच्चे नए हैं सब लोग क्लास को सब्सक्राइब करते रहेंगे चैनल को, ताकि बच्चों आप लोग को वीडियोस वगैरह मिलते हैं। आगे बढ़ जाएं, बढ़ जाए आगे। यस सर, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला चैप्टर आता है। नेक्स्ट चैप्टर विद्यार्थी जी बहुत प्यारा सा चैप्टर है। अगला चैप्टर का नाम लिखिए कॉपी में, चैप्टर का नाम लिखिए कॉपी में वृत्त। बच्चों वृत्त चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा। सर्कल चैप्टर, सर्कल आपने पढ़ा होगा बच्चों की, जो एक वृत्त होता है, एक वृत्त होता है, उसमें प्यारे बच्चों वृत्त जो होता है, वृत्त, वृत्त में बच्चों हम लोग बात करते हैं कि वृत्त पर हम कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। वृत्त पर गुरुजी, वृत्त पर हम जितनी चाह लें उतनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो बच्चों पहली बात बताओ वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा, तो वृत्त पर की बात हो रही है, तो वृत्त पर विद्यार्थी जी अनंत खींच सकते हैं। वृत्त पर एक बिंदु से, वृत्त पर एक बिंदु से कितनी, तो वृत्त पर एक बिंदु से केवल एक। कहते हैं बच्चों स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदु पर स्पर्श करती है, स्पर्श रेखा कितने बिंदु पर स्पर्श करती है। भैया स्पर्श रेखा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, याद रखना। यहां से आपके एग्जाम में 5 नंबर फिक्स है ऑब्जेक्टिव में, 5 नंबर। बच्चों चैप्टर को पूरे मन से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। कहते हैं बच्चों स्पर्श रेखा वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करती है, एक बिंदु पर। और जो रेखा बच्चों 2 बिंदु पर स्पर्श करे, जो रेखा 2 बिंदु पर स्पर्श करे उसे क्या कहते हैं, जो 2 बिंदु पर स्पर्श करे हम उसे विद्यार्थी जी छेदक रेखा कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं। जो 2 बिंदु पर स्पर्श करे, कहते हैं बच्चों एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है, एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। तो एक वृत्त की बच्चों 2 समांतर स्पर्श रेखा,
एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। कहते हैं बच्चों कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? तो बच्चों वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, और दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होंगी? दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होंगी बच्चों? आपस में दोनों स्पर्श रेखा आपस में दोनों क्या होगा? आपस में दोनों स्पर्श रेखा बराबर होती हैं। बच्चों ये बताओ कि हमारी जो त्रिज्या होती है वो केंद्र पर कितना एंगल बनाती है? त्रिज्या केंद्र पर कितना एंगल बनाती है? सर त्रिज्या जो होता है ना, माफ कीजिएगा, त्रिज्या जो होता है ये बच्चों स्पर्श रेखा के साथ में 90 का एंगल बनाती है, 90 का कोण बनाती है। विद्यार्थी जी ध्यान रखिएगा, दो वृत्त अगर दोनों को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं तो दोनों के कितने स्पर्श रेखा हम खींच सकते हैं? दोनों के कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं जो बच्चों क्या होंगे? मतलब उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कितनी हो सकती है? यदि दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करें तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कितनी हो सकते हैं? तो सर देखो, सबसे पहला एक तो बीचों बीच आएगा, एक तो सर इन दोनों को मिलाकर ऐसे खींच दोगे, एक दोनों को मिलाकर ऐसे खींच दोगे, तो बच्चों आप कहते हैं सर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा 3 होंगे, 3। अगर दो वृत्त बच्चों एक दोनों को आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं तो कितना होगा? आंतरिक स्पर्श करते हैं तो सिर्फ एक होगा, सिर्फ एक। अगर बच्चों आंतरिक रूप से दोनों वृत्त किसी को एक बिंदु पर स्पर्श करते हैं तो सिर्फ बच्चों एक स्पर्श रेखा पॉसिबल हो सकती है। चीजों को समझते हैं। मैं कहता हूं विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा, मैं कहता हूं कि अगर मैं स्पर्श रेखा यहां से खींच रहा हूं, इसके ऊपर में स्पर्श रेखा यहां से खींच रहा हूं, तो पहले ये बताओ प्यारे बच्चों, इसमें से हमारा ना स्पर्श रेखा में ध्यान दीजिएगा, स्पर्श रेखा में अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ P है, यहाँ O है, यहाँ A है, यहाँ B है, तो बताइए बच्चों इसमें कर्ण कौन सा है? कर्ण। इसमें कर्ण कौन सा है? कर्ण। तो कहते हैं सर इसमें कर्ण जो होता है ये बीच वाली रेखा ही कर्ण होती है, OP हमारा कर्ण है। विद्यार्थी जी मैं कहता हूं इसमें लंब कौन सा है? लंब। तो आप कहेंगे सर हमेशा जो स्पर्श रेखा होता है वही लंब होता है। स्पर्श रेखा हमारे पास क्या है? A से लेकर के P यानी AP, अरे भगवान मेरे, A से लेकर के P बोले तो AP और B से P, B है ना, तो AP और BP ये दोनों लंब है, AP और BP हमारा लंब है, AP और BP लंब है। बच्चों आधार की बात हो तो आधार कौन सा है गुरुजी? आधार हमेशा त्रिज्या होता है, आधार हमेशा त्रिज्या होता है ना। AO है ना, OA कह सकते हैं और OB कह सकते हैं। तो विद्यार्थी जी आप समझ गए होंगे मामला क्या है। ये हमेशा हमारा लंब होता है, ये हमेशा कर्ण होता है, ये बिचल का हमेशा कर्ण, बाहर वाला हमेशा लंब, और ये वाली हमारी त्रिज्या होती है। इसके बीच में कौन सा प्रमेय यूज होता है बताइए? इसके बीच में जो प्रमेय होता है उस प्रमेय का नाम है पाइथागोरस। क्या नाम है? पाइथागोरस प्रमेय यूज होता है, भूलिएगा नहीं विद्यार्थी जी, एक चीज भूलिएगा नहीं। अगला क्वेश्चन हम कहते हैं कि बच्चों ये जो हमारा होता है इनके बीच में कितने का एंगल बनता है? बताओ इनके बीच में एंगल कितने का बनता है? ये दोनों, ये पार्ट और ये पार्ट में दोनों का एंगल बच्चों दोनों मिलकर के 180 होता है, 180 डिग्री दोनों मिलकर होता है, याद रखिएगा। और बच्चों वृत्त के केंद्र पर कोण कितने का बना होता है? वृत्त के केंद्र पर एंगल कितने बनता है? ये बच्चों 360 का। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा बताओ, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को नाम क्या है? उसका नाम है बच्चों व्यास। क्या नाम है? व्यास है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। याद रखिएगा हमेशा बच्चों एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा सारा क्वेश्चन बनना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं अब है ना, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये हमारे पास एक बच्चों वृत्त है और ये वाला हमारा पार्ट है, इस तरह का मामला हमारा चल रहा है। सॉरी बच्चों ध्यान देते ना, ये हमारा मामला है, ये मामला है बच्चों, ये मामला है। अगर मैं कहता हूं कि ये वाला पार्ट बच्चों 25 है और ये वाला पार्ट हमारा 7 है, तो बताइए आप मुझे ये वाला पार्ट कितना होगा? ठीक है ना। आप कहोगे सर देखो ध्यान से, देखो मगर ध्यान से, अगर ये 25 है, अगर ये 7 है, तो सिंपल सी बात है कि ये वाला मामला 24 होगा, ये 24 होगा, सबको पता है। अगला सवाल बच्चों कहते हैं, अगर बच्चों मैं कह रहा हूं कि भैया ये केंद्र से, ये बच्चों ये हमारा इसकी स्पर्श रेखा 4 है, स्पर्श रेखा 4 सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्या बच्चों 3 सेंटीमीटर है, तो बताओ इसकी केंद्र से दूरी कितनी होगी? केंद्र से दूरी कितनी होगी? आप बोलोगे भैया ध्यान से देखो, अगर ये हमारा 4 है और ये हमारा 3 आ रहा है, तो बच्चों ये हमारा 5 सेंटीमीटर होगा। ये पाइथागोरस का नियम कहता है। कितने ऐसे बच्चे हैं जो सब कुछ, जो भी डाटा मैंने बताया, जिसको सब कुछ समझ में आया, एक बार बच्चों यस लिख करके भेजें कि सर आपने जो भी पढ़ाया हमें हर मतलब सब कुछ समझ में आया। जल्दी से फटाफट से स्पीड में कि सर आप जो भी चीज बता रहे हैं हम लोग समझ पा रहे हैं, आप जो भी चीज बता रहे हैं हमको 100% समझ में आ रहा है। ठीक है ना। पहले बच्चों बहुत फास्टली बताएंगे, मेरे साथ जुड़ चुके ना। क्या नाम है? आसिफा कह रही है सर मैं सब समझ रही हूँ।
रानी कह रही है, रानी कुमारी मैं समझ रही हूँ। रवि कह रहा है मैं समझ रहा हूँ, वीरेंद्र कुमार समझ रहा हूँ सर, चंदन कुमार, है ना, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, अति सुंदर। आइए बच्चों देखते हैं। यस महोदय, यस महोदय, आइए, है ना। थक गए क्या आप लोग? थकना नहीं है, थकना नहीं है किसी भी हाल में। विद्यार्थी जी इस चैप्टर में टोटल क्वेश्चन की संख्या ज्यादा तो नहीं है, मुझे लगता है कि मात्र प्यारे बच्चों इस चैप्टर में टोटल 27 क्वेश्चन है। 27 क्वेश्चन को धूल चटाते हैं बहुत तेजी में। क्वेश्चन पूछा गया बच्चों कि, है ना, किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? किसी भी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? किसी वृत्त पर बच्चों हम लोग अनेक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल आता है बच्चों कि एक जीवा ए बी, है ना, एक जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। एक जीवा बच्चों, एक यहाँ पर वृत्त है और एक जीवा है बच्चों जो इस पर 60 का कोण बनाती है, 60 का कोण अंतरित करती है। बच्चों ए और बी दोनों बिंदुओं द्वारा खींची गई स्पर्श रेखा का कोण कितना होगा? दोनों द्वारा खींची गई स्पर्श रेखा का जो एंगल है वो कितना झुका होगा, बताइए कितना का कोण होगा? आप कहेंगे सर ध्यान दीजिएगा, आप बोलेंगे सर ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर हमारे पास 60 डिग्री है तो ये सामने वाला 120 होगा। ऑप्शन नंबर विद्यार्थी जी डी होगा, 120 होगा। सवाल नंबर तीसरा आपके सामने आता है। सवाल बच्चों, है ना, किसी वृत्त के व्यास के दोनों सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं? एक बच्चों हम लोग लेते हैं, ये वृत्त है, इसका ये व्यास है, अब इसके दोनों सिरों पर हम खींचते हैं स्पर्श रेखा। दोनों स्पर्श रेखा क्या होगा? किसी वृत्त के व्यास के दोनों सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या होती है? दोनों सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा समांतर होती है। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, लिखा गया है कि दी गई आकृति में दो वृत्त एक दूसरे को, है ना, बिंदु एस पर क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं। पी आर बराबर 4.5 है तो क्यू निकालो। क्वेश्चन अधूरा है। सवाल नंबर अगला देखते हैं बच्चों, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर, कहते हैं बच्चों त्रिज्या कितनी है? 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर, है ना, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर बच्चों एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी? वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी? आप लोगों सब ध्यान दीजिए, अगर ये 6 सेंटीमीटर है और ये 10 सेंटीमीटर दूर है तो 6 और 10 का रेशियो यहाँ 8 सेंटीमीटर होना चाहिए। हम लोग बच्चों बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं, है कि नहीं, बताओ तो आंसर क्या होगा बच्चों? 8 सेंटीमीटर होगा। तो चलिए यहाँ पर बच्चों हम लोगों ने 5 सवाल तो नहीं बनाए क्योंकि एक सवाल हमारा अधूरा था, उसमें पिक्चर नहीं दिया गया था। तो प्यारे बच्चों जल्दी से बताओ कि 4 सवाल में से प्यारे बच्चों ने मेरे 4 सवाल में से आपने कितने सही बनाए? बताओ, 4 में से 4 होना चाहिए ना? यस और नो? यस सर। मंजिल बैच का पढ़ाई कब से होगा? 15 के बाद से मैंने बोला है मंजिल बैच की पढ़ाई होगी। तो आप लोग बच्चों मंजिल बैच के लिए तैयार रहिएगा। जो भी प्यारे बच्चों मंजिल बैच के स्टूडेंट हैं 12th क्लास के, आपके घर में बच्चों 10th वालों सुन लो, भैया दीदी है तो सबको कहना कि 12th का बैच संजय सर का आ गया है। अगला क्वेश्चन लिखा गया बच्चों की वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होगी? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा बच्चों व्यास होती है। व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है। अगला सवाल आपके सामने आता है बच्चों, है ना, किसी वृत्त पर, है ना, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर स्पर्श करती है? किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर स्पर्श करती है? स्पर्श रेखा बच्चों हमेशा एक बिंदु पर स्पर्श करती है। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि दो भिन्न त्रिज्या वाले वृत्त हमेशा होते हैं। दो भिन्न त्रिज्या वाले वृत्त, एक बच्चों बड़ा वृत्त है, एक छोटा वृत्त है, तो दो भिन्न त्रिज्या वाले वृत्त हमेशा समरूप होते हैं, हमेशा समरूप होते हैं। और बच्चों पूछा जाए कि दो समान त्रिज्या वाले, तो बच्चों समान त्रिज्या वाले पूछा जाएगा तो कहेंगे बच्चों समान त्रिज्या वाले सर्वांगसम होते हैं, सर्वांगसम होते हैं समान त्रिज्या वाले, याद रखेंगे। अगला सवाल आपके सामने पूछा गया है विद्यार्थी जी, है ना, किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं बच्चों? है ना, 16 फरवरी को बच्चों इस सवाल को बनाने के लिए आप तैयार रहिएगा। 16 फरवरी को यह सवाल आपके सामने रहेगा कि बच्चों किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? तो बाह्य बिंदु से केवल 2 स्पर्श रेखा हम खींच सकते हैं। अगला सवाल आपके सामने आता है, किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु ए से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या बताइए। स्पर्श रेखा कह रहा है 4 है और बच्चों यहां से बच्चों कितना, ये 5 है, तो बताइए वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? सब त्रिकोणमिति के बच्चे हैं, सब त्रिकोणमिति इतने पढ़े लिखे हैं, उसके नस नस में त्रिकोणमिति बहता है, नस नस में त्रिकोणमिति बहता है। कहते हैं महोदय अगर ये हमारा 5 है और ये हमारा 4 है तो ये हमारा 3 सेंटीमीटर होगा, नस नस में त्रिकोणमिति बहता है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे विद्यार्थी जी, एक रेखा जो वृत्त को 2 या भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है उसे क्या कहते हैं? एक रेखा जो वृत्त को 2 या भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे उसे क्या कहते हैं? 2 बिंदु पर है बच्चों तो हम इसे कहते हैं, 2 बिंदु पर है तो हम इसे क्या बोलेंगे? हम इसे बोलेंगे बच्चों छेदक। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अगर
बच्चों 2 बिंदु पर है तो इसका आंसर छेदक होना चाहिए, यहाँ पर कहीं पर भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। अगला सवाल आपके सामने आता है 12 नंबर सवाल बच्चों कि यदि किसी, अरे 12 नहीं है ना, 11 नंबर सवाल, अच्छा 12 आता है, चलो आगे देखते हैं, है ना। यदि किसी समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करती हैं तो वह समांतर चतुर्भुज कैसा होगा। यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करती हैं, समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करती हैं, वृत्त को स्पर्श करती हैं, तो बताओ बच्चों वह समांतर चतुर्भुज कैसा होगा। वह बच्चों सम चतुर्भुज होगा, सम चतुर्भुज ही हो सकता है, दूसरा कोई नहीं। वह विद्यार्थी जी क्या होगा, वह हमारा सम चतुर्भुज होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल आपके सामने आता है, सवाल नंबर बच्चों कहते हैं 13, यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो वह रेखा क्या कहलाएगी। यदि बच्चों वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो क्या कहलाएगी। सर एक बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा को हमेशा हम लोग बोलते हैं स्पर्श रेखा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल आपके सामने आता है, सवाल विद्यार्थी जी, दो समांतर रेखाओं के बीच में, है ना, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 14 है। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है, बीच की दूरी बच्चों 14 है। कहते हैं बच्चों कि एक वृत्त दोनों रेखाओं को स्पर्श करती हैं, एक वृत्त बच्चों दोनों रेखाओं को स्पर्श करती हैं, तो वृत्त की त्रिज्या कौन सी होगी। वृत्त की त्रिज्या कौन सी होगी बता दीजिए। कहते हैं सर ध्यान दीजिए, वृत्त की त्रिज्या कौन सी होगी। आपको पता है कि यहां से यहां का डिस्टेंस 14 है, ये डिस्टेंस 14 सेंटीमीटर है, और बच्चों त्रिज्या हमेशा आधी होती है, तो 14 का आधा कितना होगा, त्रिज्या हमेशा 7 होगी, आधा मतलब बच्चों 7 होगा, है ना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, प्यारे बच्चों, यदि दो वृत्त एक दूसरे को बाहर से छूते हैं तो दोनों वृत्तों के एक साथ गुजरने वाली स्पर्श रेखा कितनी होगी। बाहर से अगर दो वृत्त एक दूसरे को टच करते हैं, बाहर से अगर बच्चों दो वृत्त एक दूसरे को टच करते हैं बाहर से, तो बताओ बच्चों उसके, है ना, उसके पूछा गया ना, छूते हैं तो एक साथ गुजरने वाली स्पर्श रेखा कितनी होगी। तो पहला यहां होगा पहला, यहां बच्चों दूसरा, और यहां होगा तीसरा, तो बच्चों 3 होगा। अगर बाहर से स्पर्श करते हैं तो 3 होगा, ऑप्शन नंबर सी। विद्यार्थी जी अभी से लेकर, शुरू से लेकर अभी तक में 15 सवाल हमने बनाए। आप बताइए कि 15 सवाल में से मेरे प्यारे बच्चों ने कितना सही किया। 15 सवाल में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ, एक बार कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा बहुत तेजी से। समय बहुत कम है बच्चों, क्या है, समय बहुत कम है, समय बहुत बलवान है, और आज बच्चों जो सही समय का उपयोग करेगा वो जीवन में बच्चों, है ना, वो उसका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला। जल्दी बताओ कि आपने 15 में से कितना सही किया, ठीक है ना। आइए, है ना बच्चों, गौरव कह रहा सर 14/14 है ना, ईसा कह रही है सर मेरा 15/15 है, बहुत बढ़िया मेरी बहना, है ना। क्या नाम है आपका, फैज कह रहा है, गौतम कह रहा है सर मेरा 15/15 सही है, बहुत बढ़िया, है ना। रुद्र कह रहा है सर मेरा 15/15 है, खुशी कह रही है 15/15 है, राहुल कह रहा है, वाह बहुत बढ़िया, ताली बच्चों, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर मेरे बच्चों। 16 फरवरी को पेपर में शिव तांडव होना चाहिए, तांडव होना चाहिए 16 फरवरी को। अगला क्वेश्चन लिखा गया विद्यार्थी जी कि, है ना, किसी वृत्त की, है, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखा PA और PB खींची गई है। वृत्त पर बच्चों दो स्पर्श रेखा, एक हमने PA, यहाँ P है और यहाँ AB है बच्चों, PA और PB खींची गई, PA और PB खींची गई है। अगर PA 8 है तो PB कितनी होगी। मैंने बताया था बच्चों कि दोनों स्पर्श रेखाएं जो होती हैं, दोनों स्पर्श रेखाएं बच्चों आपस में बराबर होती हैं। अगर ऊपर 8 है तो नीचे भी हमारा 8 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बच्चों, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला सवाल आपके सामने आता है, सवाल लिखा गया है, बाह्य स्पर्श करने वाले दो वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कितनी होती है। ये सवाल अभी पूछा गया था कि बच्चों बाह्य स्पर्श करने वाले दो उभयनिष्ठ, है ना, बाह्य स्पर्श करने वाले दो वृत्त हैं बच्चों, जो बाहरी रूप से स्पर्श कर रहे हैं, बाहरी रूप से स्पर्श करने दो वृत्त हैं, तो बच्चों इसके उभयनिष्ठ कितनी स्पर्श रेखा होंगी। तो 1, 2 और 3, कितने होंगे, 3 होंगे। मैंने बताया था आपको कितने होंगे, 3 होंगे, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल आपके सामने आता है विद्यार्थी जी, पूछा गया अंतः स्पर्श करने वाले दो वृत्तों की कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा हो सकती है। जब अंतः स्पर्श करते हैं, अगर बच्चों दो वृत्त अंतः स्पर्श करते हैं, ऐसे अंतः स्पर्श करते हैं तो कितना होगा, अंतः स्पर्श करने पर सिर्फ 1 होगा, और सिर्फ 1 होगा विद्यार्थी जी, अंतः स्पर्श करने पर सिर्फ 1 होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन लिखा गया है, सवाल नंबर बच्चों आता है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी है, तो बच्चों प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए, है ना। कहते हैं बच्चों कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है बच्चों, ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है इसकी, 3 सेंटीमीटर, और जो बच्चों कहते हैं कि इस पर जो स्पर्श रेखा खींची गई, ये 3 है, ये 3 है खींची गई, ये बच्चों किस पर झुकी है, ये हमारा 60 पर झुकी है, ये बच्चों 60 पर झुकी है, समझो मेरी बात को, 60 पर झुकी है मतलब केंद्र पर कितना बना है, 60 पर झुकी है मतलब केंद्र पर कितना बना है सर, केंद्र पर बना है 160। अगर 20 से हम इसको कर देते हैं तो ये बनता है 60, ये 60 है बच्चों, ये हमारा 60 है, ये हमारा 60 डिग्री है,
ये हमारा कितना है, ये हमारे पास है 90 डिग्री। अगर ये 60 है और ये 90 है, यहाँ बच्चों 30 डिग्री है, तो आप बताइए अगर बच्चों हम इसको लेते हैं किसमें, tan थीटा में, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा P है, ये हमारा B है, हमें निकालना स्पर्श रेखा, और हम इसको लेते हैं tan थीटा में, तो tan का फार्मूला होता है, tan थीटा वाला फार्मूला होता है P बटा B। tan बोला है 30 डिग्री, तो लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर P का मान है बच्चों 3 और B का मान मालूम नहीं है, स्पर्श रेखा है बच्चों ये P मान लो, ये A और B, तो बच्चों इसको PB मान लो, है ना। 10 इसका मान होता है 1/√3 बराबर बच्चों 3 बटा PB, तो PB बराबर होगा हमारा 3√3, क्या होगा 3√3, आंसर मिला लीजिएगा 3√3 विद्यार्थी जी, 3√3 होगा ऑप्शन नंबर क्या है, सी नंबर में 3√3 सही उत्तर दिया है ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 20वां आपके सामने आता है, ध्यान दीजिएगा सवाल बच्चों, है ना। यदि किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूरी स्थित पर P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 है, बच्चों केंद्र से देखो ध्यान से, केंद्र से कहते हैं 13 सेंटीमीटर दूर और स्पर्श रेखा कहते हैं 12, स्पर्श रेखा 12 है और ये 13 है, तो बताओ इसकी त्रिज्या कितनी होगी जल्दी से। अगर बच्चों 13 और 12 का मामला है, 13 और 12 का मामला है, तो बताइए त्रिज्या कितनी होगी। सबको पता है कि सर अगर ये हमारे पास 12 है और ये हमारे पास 13 है, तो ये 5 सेंटीमीटर होगा। ये बच्चों चिल्ला कर बोलेंगे, सबके घर पे जाकर बोलेंगे बहुत अच्छे से कि हमारा आंसर क्या होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। 13 और 12 है तो 5 होगा। सवाल नंबर देखते हैं बच्चों, हमारा आता है 21 में कि है ना, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से, है ना, P और PB खींची गई है। अगर बच्चों PA बराबर 4 है तो PB कितनी होगी। आपको पता है कि दोनों स्पर्श रेखाएं हैं और दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होती हैं, स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। अगर PA 4 है तो PB भी कितना होगा, ये भी 4 होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल आपके सामने आता है। सवाल विद्यार्थियों, अगर P और PB दो स्पर्श रेखा P, है ना, PO केंद्र वाले, PO केंद्र वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं जिनके बीच 80 डिग्री का कोण है। बच्चों ध्यान देते हैं, कहते हैं यहाँ पर बच्चों केंद्र O है, अब यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचा हमने, PA यहाँ A है और यहाँ B है। ये बच्चों कितने पर झुकी है, 80 पर झुकी है। ये बच्चों P ये 80 डिग्री पर झुकी है, ध्यान देते हैं 80 डिग्री पर झुकी है। तो हमसे ये पूछा है कि POA बीच में O होता है बच्चों, POA ये वाला एंगल बताना, ये वाला एंगल कितना होगा। आप बोलोगे सर ध्यान देते हैं। सबसे पहली बात हम ध्यान देते हैं विद्यार्थी जी, बहुत प्यारा सा हमारा ध्यान देना है। हमें यहाँ पर कितना देना है, तो कहते हैं बच्चों यहाँ पर ध्यान देना है हमें कि ये अगर हमारा 80 डिग्री है तो सामने वाला टोटल होगा 100 डिग्री, 100 तब ना होगा 180, 100 होगा। इसका आधा कितना होता है, इसका आधा बच्चों 50 डिग्री, तो हमारा POA हमारा 50 डिग्री होगा। POA विद्यार्थी जी 50 डिग्री होगा, ध्यान दीजिएगा। तो आंसर लिखेंगे ऑप्शन नंबर ए, 50 डिग्री इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, क्वेश्चन ध्यान देंगे बच्चों, है ना। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है। तो बच्चों दोनों लंबाई बराबर होती है, दोनों लंबाई समान होती है, दोनों बच्चों समान लंबाई होती है। ऑप्शन नंबर बी कहेंगे, समान होती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है विद्यार्थी जी, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से P या PB खींची गई है, अगर PA 6 है तो PB कितना होगा। सबको पता है PA 6 है तो PB भी कितना होगा। दोनों बच्चों स्पर्श रेखा की लंबाई है, दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, तो ये भी 6 होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि बच्चों P, है ना, क्यों से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है। स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, 24 है बच्चों। स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, 24 है। ये स्पर्श रेखा होती है, ये 24 है और केंद्र से ये 25 सेंटीमीटर दूर है। अब बताइए अगर बच्चों 24-25 का मामला है, 24-25 का मामला है विद्यार्थी जी, तो आप मुझे बताइए, कहते हैं और केंद्र से क्यों 25 सेंटीमीटर दूर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। आप कहते हैं अगर ये 25 है और यहाँ 24 है तो प्यारे बच्चों यहाँ हमारा 7 सेंटीमीटर आंसर होगा, 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर विद्यार्थी जी, ऑप्शन नंबर ए देखिए, 7 सेंटीमीटर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं, क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, इसकी बच्चों 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है। 6 सेंटीमीटर और बढ़ा दो, 6 कितना हो गया 12, 6 कितना हो गया 12। अब इस पर खींचेंगे तब ना खींचा जाएगा समांतर स्पर्श रेखा, तब ना खींचेंगे समांतर स्पर्श रेखा इस तरह से। तो बच्चों क्वेश्चन क्या बोला है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी। तो दोनों समांतर स्पर्श रेखा है, एक है, एक दो है, दोनों की बीच की दूरी ये भी 6 है, ये भी 6 है, तो 6 6 12 आंसर क्या लगेगा एग्जाम में आंसर लिखेंगे 12। आंसर क्या लिखेंगे 12 आंसर लिखेंगे बच्चों, क्या होगा आंसर 12 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है विद्यार्थी जी, क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान देते हैं कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो मैंने बताया, बहुत बार बताया है, और ये क्वेश्चन 16 फरवरी को आएगा, ये भी मैंने बता दिया है कि पहली या दूसरी पाली में आपको ये सवाल 100% देखने को मिलेंगे कि बच्चों
किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखा हो सकती है? तो वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से हम लोग 2 स्पर्शरेखा खींच सकते हैं, 2। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी 2 होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल लिखा गया बच्चों, चैप्टर ही खत्म हो गया। तो चैप्टर खत्म हो गया, कांग्रेचुलेशन आप सभी को। पहले बताओ कि बच्चों 27 क्वेश्चन में से 27 सवाल में से मेरे विद्यार्थी जी ने 27 सवाल में से मेरे प्यारे बच्चों ने कितना सवाल सही किया? मुझे लिखकर भेजो। 27 में से 27 में से बच्चों कितना हुआ? और मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं कि मेरे बच्चे 27 में से बताओ कितना हुआ, और हाँ जल्दी लिख के बताओ कि 27 में कितना हुआ। चलो, है ना मेरे बच्चों। हमने बोला था कि मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा, 2 चैप्टर अभी ज्यादा है, उसमें क्वेश्चन की संख्या ज्यादा है बच्चों। ऐसा कोई भी काम हम लोग नहीं करेंगे जिससे हमें दिक्कत हो बच्चों, ठीक है ना। तो ये है ना, हम लोग देख सकते हैं अभी टोटल अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो टोटल 100 कहां तक पहुंचे? 104 में इसके बाद हम लोग जोड़ते हैं, तो टोटल बच्चों हमारे पास जो क्वेश्चन की संख्या है वो 80 क्वेश्चन है। तो अभी बच्चों ये नहीं हो पाएगा, तो हम लोग मिलते हैं अब अगली क्लास में। अब बच्चों किसी टाइम में हम लोग 12-13 चैप्टर आपको हम करवा दें। क्या बचा अपना बताओ? अब क्या बचा है? 12 और 13 बचा है। बोलोगे सर अभी करवा, देखो मैं अभी करवा सकता हूं, लेकिन अगर आप रात को ज्यादा जगोगे, अगर आप 12 तक जग जाओगे, ये बच्चों मामला खत्म होगा 12 के बाद। अगर हम लोग 12:30 बजे तक जगेंगे तो बच्चों हमें खाना पीना खाकर सोते सोते 2 बज जाएगा, 2 बज जाएगा। और 2 बजेगा तो बच्चों सुबह की क्लास क्या हो जाएगी? सुबह की क्लास खत्म हो जाएगी, खराब हो जाएगी। उससे अच्छा है, किसी भी चीज का अति बहुत खराब होता है, तो टाइम से सोना पढ़ना बहुत जरूरी है। टाइम निकाल के हम बच्चों करा देंगे, है ना। चलो तो प्यारे बच्चों, अब हमारा कौन चैप्टर बचा है बताओ? 12 और 13 बचा है। ये भी हम किसी टाइम में निकाल करके, किसी टाइम में जब भी मन करेगा हम आपको पढ़ा देंगे। कोई दिक्कत? बोलो कोई दिक्कत? आपको कोई समस्या है? यस और नो? बच्चों समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखो मेरा ऐसा मानना है कि बच्चों अगर हम रात भर जग के पढ़ लेंगे तो एक दिन तो पढ़ लेंगे, फिर अगला दिन खराब हो जाता है। बोलो यस और नो? इसीलिए मैंने बच्चों 12 घंटे की मैराथन क्लास नहीं ली है कि अगर मैं रात भर जग के पढ़ा भी लेता हूं तो अगले दिन आपको प्रॉब्लम होगा। उससे बढ़िया है कि हम 12 घंटा नहीं जग करके अगर हम 6-6 घंटे का 2 स्लॉट बना के पढ़ लें, या 4-4 घंटे का 3 स्लॉट बना के पढ़ लें, तो वो अच्छा है। क्योंकि एक दिन आप पूरा रात जगते हो, दूसरा रात पूरा दिन खराब करते हो। तो उससे अच्छा ये है कि बच्चों टेक्निक से पढ़ो, दिमाग से पढ़ो। जब तक इंटरेस्ट जगता रहे तब तक पढ़ो, जब तक दिमाग में चीजें फटाफट आती रहें। तो प्रॉब्लम नहीं सर, रहने दीजिए गुरुजी, ठीक है ना। तो पहले बच्चों कांग्रेचुलेशन, आप सभी को बहुत मजा आया। हमारे पास 12-13 चैप्टर बचा है, इसको हम लोग कवर कर लेंगे। विद्यार्थी जी सब लोग याद रखिएगा कि आपको दिशा ऑनलाइन परिवार से लोगों को जोड़ना है। अपना परिवार बच्चों, ऐतिहासिक दिन होने वाला है हम लोग का, ऐतिहासिक दिन, जब बच्चों अपने चैनल पर कितना होने वाला बताइए? अपने चैनल पर मेंबर की संख्या कितनी होने वाली है? कहते हैं गुरुजी अपने चैनल पर मेंबर की संख्या 10 लाख होने वाली है। प्यारे बच्चों ये कोई वीडियो वायरल होने से नहीं हुआ है, ये बच्चों एक एक बच्चों को जोड़ने से हुआ है। मेरी कोई भी वीडियो बहुत वायरल नहीं है बच्चों, देखेंगे आप तो ये सब एकदम जेन्युइन बच्चे को जोड़ने से हुआ है। 10 लाख का परिवार है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि बच्चों डेली बच्चों कोशिश करना कि कम से कम, है ना, मैंने बोला है 5 स्टूडेंट को जोड़ना है, 5 स्टूडेंट को अपने तरफ से आपको जोड़ना है। आप अपना वादा पूरा करेंगे? हाँ सर जोड़ेंगे। अपना परिवार बच्चों 1 मिलियन का होने वाला है। बहुत खुशी की बात है, बहुत गर्व की बात है। और बच्चों जो भी नए विद्यार्थी जी हैं एक बार लिखिए कि सर मैं नया स्टूडेंट हूं। नया अगर आप स्टूडेंट हैं, देखो नीचे में सब्सक्राइब का बटन दिया होगा, आप लोग विद्यार्थी जी सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और अपने दोस्तों को भी बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और हाँ आपके लिए बच्चों बहुत सारे नोट्स बच्चों फ्री में दिए गए हैं एप्लीकेशन पर। तो दिशा ऑनलाइन क्लासेस ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए और जाकर के विद्यार्थी जी यहां से आप फ्री वाले सेक्शन में जाकर के फ्री वाले नोट्स पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास पैसा है तो पेड करके बच्चों पे वाले नोट्स को भी पढ़ सकते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और नोट्स में सब कुछ रखा है, ठीक है ना। इसका नोट्स बच्चों पहले से ही आपको दे दिया गया है। अगर आप चाहते हैं सर इसका नोट्स कहाँ मिलेगा, इसका नोट्स बच्चों फ्री वाले सेक्शन में आएंगे तो फ्री वाले सेक्शन में एक लिखा होगा मैथ का अस्पताल। क्या लिखा होगा? पहले ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, मैथ का अस्पताल लिखा होगा, मैथ का अस्पताल। क्या लिखा होगा? मैथ का अस्पताल। बच्चों एप्लीकेशन में अगर आप जाते हैं तो वहां लोगो कौन सा मिलता है? कहते हैं गुरुजी वहां पर लोगो कौन सा? ये अपना, है ना। जो लोग भी जाएंगे तब को वहां पर एप्लीकेशन का लोगो मिलेगा। क्या मिलेगा? लोगो। और उसी लोगो को डाउनलोड करना बच्चों, जो मैं आपको बताऊंगा। दिशा ऑनलाइन क्लासेस जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने आता है अपना लोगो। ये है बच्चों अपना लोगो, ध्यान दीजिएगा। इस लोगो को देख करके ही एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा। मिलते हैं बच्चों सुबह के 6 बजे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सुबह 6 बजे क्लास होने वाली है। आपको बता दिया जाएगा कि सुबह हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आपको रात में ही मैसेज कर दिया जाएगा और सुबह 6 बजे अलार्म सेट करके सोइएगा। सुबह 6 बजे मिलते हैं। 8000 लाइव बच्चे रहने चाहिए सुबह बच्चों, पूरा दम लगा करके, ठीक है ना। बाय सभी को, ठीक है ना। मिलते हैं सुबह 6 बजे।
सर मेरा 25 सही हुआ, कोई दिक्कत नहीं मेरी बच्ची, बहुत सुंदर है, अति सुंदर है, बहुत अच्छा है, ठीक है ना। 27/27 मेरा सही हुआ सर। मेरा नाम लीजिए सर, क्या नाम है? DOCN अभिजीत कुमार जी, सबका नाम लेंगे। अच्छा नंबर लाइए, दिशा ऑन क्लासेस का नाम रोशन कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए सब लोग फटाफट से। बाय सभी को, बाय बच्चों, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप सभी मेरे सुकून हो, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिशा ऑन क्लासेस को देखते रहिए। बाय बच्चों, मिलते हैं सुबह 6 बजे।